और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर विषय में विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे? सर आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले पंडित नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर इधर उधर की बात ना कर, बता कफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है। जब जवाब में ये बताए गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है। तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आपने खुद अपने वक्तव्य में ये पेश किए कि 1911 में ये कलकत्ता से राजधानी उठ के दिल्ली आए। बिल्कुल सही बताया आपने। ये 1990 में बालाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन आई। 69th amendment 1991 was passed by Parliament, which inserted articles 239AA and 239BB in the Constitution and provided for a legislative assembly in Delhi. In short, the 69th Amendment Act roughly restored the kind of governance system that was offered to Delhi in 1952, a union territory with a legislative assembly, council of ministers, and an elected chief minister with limited mandate. ये यूनियन टेरिटरी बने 1956 में। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी कहे, शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजें हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहते हैं। दूसरी सवाल ये है कि देखिए ये अध्यादेश की घोषणा लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार विमर्श का दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2023 संविधान पीठ के फैसले के महज 6 दिन बाद ही 17 मई 2023 के अध्यादेश को मंजूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई,
इस अध्यादेश को जनता के लिए लागू कर दिया गया। ये सही है, ये गलत? अब बताओ, इतना जल्दबाजी क्यों आपको लगे कि अध्यादेश के तहत ये बिल लाना जरूरी समझा है आपने? क्यों ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको सदन में ये बताना पड़ेगा। देखिए 1991 में द पार्लियामेंट ऑल्सो पास द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली and the Council of Ministers. It conferred on the Assembly the power to legislate on all matters in the state list as well as the concurrent list except land, police and public order. Further, in 2018, the Constitution Bench of the Supreme Court has dealt with the issue of the powers of Delhi government. Supreme Court involved the interpretation of Article 239AA of the Constitution, which deals with the governance structure of the national capital. In the ruling, the Constitution Bench held that although Delhi could not be accorded the status of a state, the concept of federalism would still apply to it. ये संघीय ढांचा के लिए हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संघीय ढांचा ना बचेगा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। इस कगर में हिंदुस्तान ना जाए, इसलिए हमें चिंता करना जरूरी है। The 2018 ruling said that with the introduction of Article 239AA in the Constitution, Parliament envisaged a representative form of government for Delhi while seeking to provide a directly elected legislative assembly with legislative powers over matters within the state list and the concurrent list barring those exempted. कल हमारा सदन में जब परसों ये चर्चा होते समय हमें जब विरोध करना जरूरी महसूस किया तो हमारे कोई नेता, ज्ञानी नेता यहाँ उठ के कह रहे थे कि हमारे एरुडाइट हम लोग नहीं है, ये कानून नहीं समझते। मानते हैं, उन जैसा फ्लैम्बॉयंट लीगल लुमिनरी मैं कम से कम नहीं हूं, ये बिल्कुल मानता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो भी हमारे पास है। वो ये था कि ये आपने माना कि verdict itself had noted that since there is no central legislation governing the services and the decision making process in Delhi, the power would lie with the elected government. ये आपका तर्क है। आपका दूसरी तर्क ये है, the center has removed the basis and reason on which the judgment was given. The Supreme Court decision on the interpretation of Article 239AA, entry 41 in the absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services seemed to be an acknowledgement of the Supreme Court as the superior authority of Parliament to make laws for national capital. ये आपका तर्क यही है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल आपका तर्क सही है, लेकिन ये भी सही है कि रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय द सेंटर इन द सुप्रीम कोर्ट क्लेम that Delhi is not a full-fledged state, but only a union territory which is an extension of the union. आपको सुविधा ये मैं बता रहा हूँ। The parliament is Delhi's true legislation. ये भी अपने कहते, true legislation. ये भी अपने कहते। The center has argued, however, the May 11 judgment addresses the contention by acknowledging that though Delhi is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the state list and concurrent list. आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, हमारा रविशंकर प्रसाद जी वो भी है, आप खुद आप देख लीजिए। द यूनानिमस जजमेंट, मैं एक बड़े मेन स्ट्रीम पेपर से मैं ये उद्धृत करते हैं। द यूनानिमस जजमेंट हेल्ड दैट दो दिल्ली इज नॉट ए स्टेट under the first schedule to the constitution, it is conferred with power to legislate upon subject to give effect to the aspiration of the people of NCTD. It has a democratically elected government which is accountable to the people of the NCTD. Under the constitutional scheme envisaged in Article 239AA Clause 3, NCTD was given legislative power which, though limited in many aspects, is similar to states. In the sense, with the addition of Article 239AA, the Constitution created an asymmetric federal model with the Union of India at the center
and the NCTD at the regional level. सर, हमें ये कहना है, जब चुनकर नुमाइंदे आते हैं, चुनकर जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, तो क्या उनका लेजिस्लेट करने के अधिकार नहीं दिया जाएगा? सब छीन लिया जाएगा? बचपन से सुन के आते हैं कि चोर कतवाल को डांटे। यहां तो लगते हैं कि चोर सिर्फ कतवाल का नहीं, कलेक्टर को हुक्म कर रहे हैं। क्योंकि यह सारे जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म करते हुए ये ब्यूरोक्रेट्स पे सारे जिम्मेदारी, सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स पे सौंपा जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स फैसला करेगा सरकार कैसे चलेगी। ये क्या सही होगा देश के लिए? हमें सर, जहां आपको गलत लगे छांट दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा ये कहावत की तरह, ये कहावत है, मैं अपनी बात नहीं। द कोर्ट had held that the executive power of the Delhi government was coextensive with its legislative power. That is, the executive arm of the government covers all the subjects, including services except public order, police, land, for which the legislative arm can make laws. आप ये कह सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट उससे भी शक्तिशाली है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन इसमें और एक बात है, ये मैं नहीं कह रहे, ये डॉक्टर पीडीटी आचार्य साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, वो कह रहे, क्या जानते हैं? When we analyze the key provision of this ordinance in terms of Article 239AA as well as GNCTD Act 1991, it will be found to not be in conformity with the Constitution. Article 239AA clause 7 empowers Parliament to make a law to supplement the provisions contained in that article. मानते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होते हैं? To supplement the provision does not mean making contrary provision. Parliament has not given any power in this article to make a law conferring all powers on the Lieutenant Governor with respect to the administration of the territory of Delhi. हमारा आपत्ति है, ये कानूनी आपत्ति है सर। ये हम कोई मनगढ़ंत आपत्ति नहीं करते, कोई अलायंस के चलते, ये कोई दूसरी वजह से। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर इसमें बड़ा संगीन हालत में गुजर सकते, इसलिए हम पहले ही चेतावनी देना चाहते हैं। आप यहाँ कहते हैं कि हम ये क्या बनाएंगे, एक नया एक ढांचा बनाएंगे एनसीसीए से। क्या होगा उसमें जो चीफ मिनिस्टर रहेगी उनकी बात नहीं चलेगा, जो सेक्रेटरी वो फैसला करेगी, और सेक्रेटरी अगर चाहे तो चीफ मिनिस्टर की कोई सिद्धांत पे वो वेटो भी दे सकते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी ये क्या करते हैं? चीफ सेक्रेटरी वुड रिप्रेजेंट द विल ऑफ द ऑफिसर ऑफ द GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट had envisaged a neutral civil service carrying out the day-to-day decision of the Council of Ministers. The NCCA attempts to bring civil service officers out of the administrative control of the elected ministers who embody the will of the people and transform them into power lobby. हमारा यही कहना है कि सारे क्षमता अगर ब्यूरोक्रेट पे छोड़ देंगे आप, तो हमें चुनकर यहाँ आने की क्या जरूरत है? ये ट्रिपल कमांड, हमारे जो ट्रिपल कमांड जो चलते हैं, एक बार जनता हमें चुनते हैं, चुनने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ हम लोग आम लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी दिखाते हैं। अकाउंटेबिलिटी आम लोगों के समीप हमें रखना पड़ते। ये जो ट्रिपल चेन जो कमांड है, ये ट्रिपल चेन कमांड हमारी देश की बुनियादी ढांचे के लिए एक अहम हिस्सा होते हैं। अब इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे आपके विरोध या खड़ा होने पड़ते। सर हो गया सर। और एक बात है सर, ये सर देखिए, ये और एक बात है, देयर इज येट अनदर प्रोविजन, ये 45J clause 4 which introduces a new procedure for summoning and proroguing a session of the assembly. Under the present constitutional system, the decision to convene a session of the legislature is taken by the cabinet. यहाँ भी ऐसा होते हैं, आप फैसला करते हैं कब सदन चलेगा या नहीं।
देयर आफ्टर इट इज कन्वेड टू द गवर्नर। आप क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को भेजते हैं, या गवर्नर को भेजा जाते थे पहले। हु साइन द समन? दिस इज द प्रैक्टिस फॉलोड इन ऑल कंट्रीज where the parliamentary system of government exists, but a strange and inscrutable procedure has been introduced by this ordinance. Under this new procedure, the proposal for convening the assembly shall be submitted to the chief secretary, to the lieutenant governor and the chief minister for their opinion before issuing this summons. आपने कभी ऐसा मानेंगे? यहाँ अगर हम नहीं तय करेंगे या हमारे नौकर साहब ने तय करेंगे, ये हम मानेंगे? अब बताइए। दिल्ली में बहुत सारे सेवा ये सूबे की सरकार देते थे। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हर सूबे की सरकार की अपने अपने क्षेत्र में कोई सेवा देना जरूरी होते हैं। जैसे कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले 50 से अधिक संस्थाएं इस एक व्यापक प्रावधान से प्रभावित होंगे इस ऑर्डिनेंस की चलते। इनका नियंत्रण दिल्ली के लोगों से लेकर केंद्र के पास चले जाएगा। ये संस्थाएं दिल्ली के यातायात, परिवहन, जल और बिजली आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली वुमेन कमीशन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड सहित कोई महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल है। इन सभी संस्थाओं के विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मतदाताओं के जरूरत के पूरा करने के लिए गठित किया गया है और यह दिल्ली का जनता की रोजमर्रा की जीवन की प्रभावित करती है। इस संस्थाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। सिविल सर्विस के बाद ये संस्थाएं दिल्ली में प्रशासनिक कार्य करते हैं और प्रशासन का केंद्र है। इस प्रावधान के तहत सबसे बड़ी मनमानी ये की गई है कि इन सभी संस्थाओं के लिए बजट दिल्ली विधानसभा और दिल्ली से पारित किया जाएगा, मगर इनमें नियुक्तियां केंद्रीय राजनीतिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो ये मनमानी तरीके से इस तरीके की बिल मत लाया करो। एक ब्यूरोक्रेट पे सारे जिम्मेवारी मत छोड़ो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। ये चेक्स एंड बैलेंस को मत तोड़ो। अगर चेक्स एंड बैलेंस टूट जाएगा तो हिंदुस्तान नामक जो देश है इसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगी। इसलिए कहते हैं आप भगवान आपको ज्यादा ज्ञान दे, आपको ज्यादा बुद्धि दे और ये आप प्रत्याहार करें। सर, मैं मेरे मित्र मान्य अधीर रंजन जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इनके पंजाब के मान्य सदस्य बिट्टू जी बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, अमर सिंह जी बैठे हैं, इनके दिल्ली के नेता संदीप दीक्षित जी रोज बयान पे बयान दे रहे हैं, तो इनका क्या मत है इसके विषय में? हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। इधर उधर की बात मत कर, बता कफीला कैसे लूटा। रमेश बिदुड़ी जी, तो तब होगी जब दरार ना हो, यहाँ तो दरार आज ही है। रमेश बिदुड़ी जी। जी सर। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपने एक बहुत ही संजीदगी के साथ मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। एक माननीय सदस्य बिल लाया गया है। एक मिनट माननीय सदस्य बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें, और माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री है और उनको बोलने का अधिकार भी और बैठने का अधिकार भी है, आप सब जानते हैं। रमेश बिदुड़ी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जिसमें देश की अस्मिता, वैभव को चोट पहचाने वाली जो मानसिकता है उसको रोकने के लिए बिल लाया गया। अध्यक्ष जी, दिल्ली भारत का दर्पण है। दिल्ली के अंदर जहां भारत में सभी दुनिया के देशों के दूतावास है, सभी राज्यों के यहाँ पर भवन है, दिल्ली दुनिया भर के डेलीगेट्स जो आते हैं भारत के अंदर, वो दिल्ली के अंदर भारत को देखते हैं कि दिल्ली कैसी है तो भारत वही वैसा होगा। जहां भारत को शर्मिंदगी से बचाना है वहां इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं। अध्यक्ष जी, जब कोई अनारकी लोक सत्ता के ऊपर बैठ जाए। अध्यक्ष जी, हम सबने बचपन में पढ़ा है, महाभारत देखिए, उस सीरियल में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभावी युगे युगे। अध्यक्ष जी, ये महाभारत में जो कहा गया है कि जब जब धरती के ऊपर अधर्म पैदा होगा तब तब मैं प्राप्त आगे आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं।
धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में हमेशा जन्म लेता हूं। ये महाभारत में कहा गया हमारे पुराण में अध्यक्ष जी। अब अध्यक्ष जी ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं सर। इसलिए अध्यक्ष जी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण में तालमेल की आवश्यकता होना जरूरी है। मैं सहमत हूं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष ने कहा है, दोनों को मिलकर जनता के काम, जनता की सेवा करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष जी। परंतु जब अध्यक्ष जी छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूं, सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा सर। अध्यक्ष जी जो मान्य सदस्य बैठे हैं, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था अध्यक्ष जी। इसीलिए अध्यक्ष जी उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। इनका छल कपट देखिए दिल्ली वासियों के साथ, झूठे वायदे करके कहा इस बौने दुर्योधन ने मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। ये पता नहीं कांग्रेसी कहां ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं इन्होंने कहा 500 स्कूल गिन लिए कांग्रेसियों ने। 500 स्कूल के साथ 20 कॉलेज बनाऊंगा, फ्री वाईफाई दिल्ली को दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल से जल दूंगा। इस छलिए ने छल कपट करके जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर आऊंगा, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाऊंगा, 30,000 बेड के नए अस्पताल बनाऊंगा। ये बताइए दिल्ली में कोई गिनवाकर, आप दिल्ली देश की राजधानी में माने सांसद के रूप में सदस्य बैठे हुए, गिनवाकर बताएं और वो रिपोर्ट रखें कि उस छलिए ने जो कहा था वो कितना दिल्ली का विकास हुआ है। अहंकार अध्यक्ष जी, अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा पांडवों को 5 ग्राम दे दो, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ना खाता ना बही, जो ये कहे वो सही। कहता मैं दिल्ली का मालिक हूं, इलीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए गुंडागर्दी दादागिरी का परिचायक बन गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी एक एक करके दिल्ली में 1000 नई बसें लानी थी अध्यक्ष जी, 1000 बस लानी थी, उसका दिल्ली में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। एक प्राइवेट निजी कंपनी को 2500 करोड़ का घोटाला, बस की कीमत होगी 1 करोड़ और बस पर मेंटेनेंस में पैसा दिया जाएगा कंपनी को 3 करोड़। जब जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थी उसने कहा इसके लिए डीपीआर बनाइए, टेंडर होगा, ऐसे टेंडर दिए जाते हैं क्या? उस कमिश्नर ने अगर मना कर दिया, हम कह रहे हैं आप दे दो, तो जाकर अध्यक्ष जी बुराड़ी में कमिश्नर ऑफिस में इंस्पेक्शन के बहाने से 200 आम आदमी पार्टी के गुंडे ले जाकर उस महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर दबाव बनाया गया कि तुम जाने के बाद ये टेंडर पास कर दो। ये 2500 का घोटाला वो करना चाहता था अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी दूसरा इनका चीफ सेक्रेटरी को बुलकर, अभी अधीर दादा कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा, अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था चलाने के लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को कहा जो हम कहें वो करो, वरना विधायकों को बुलाकर इस देश में एक एग्जाम्पल बता दो अध्यक्ष जी 38 राज्यों में कि चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर विधायकों से सार्वजनिक रूप से पिटवाया जाए, उसके साथ बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारियों का। इसी परेशानी से होकर दिल्ली के 8 अफसरों ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी
अगर आप कहो तो मैं टेबल कर दूंगा या अफसरों के नाम भी ले सकता हूं, लेकिन कहते हैं अध्यक्ष जी सदन में नाम नहीं लेने चाहिए, सदस्य के तो सदस्य नहीं है। अधिकारी, 2 अधिकारियों ने तो जो सूरवीर और मधुपर बना है उनका तो नाम लेना चाहता हूं, उनके परिवार पंजाब में रहते हैं, उनको वहां टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है उन अधिकारियों के परिवारों को। इस प्रकार की अहंकारिता, भ्रष्टाचार में इस भौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं, ये सब चोर बैठे हैं सर, एक बार केजरीवाल, और बाद में इन्हीं के झूले में झूलने लगा के। इससे बड़ा छलिया क्या होगा, इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोला है जी, मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल के बयान भेजूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में झूल रहा है। अध्यक्ष जी, अब मैं इसके बताता हूं, भ्रष्टाचार की सूची, लीकर स्कैम किसको नहीं पता है सर, मंत्री जेल के अंदर है। हमारा स्कैम किसको नहीं पता है सर, मंत्री जेल में है। अभी अदरीश दादा कह रहे थे आपके पास ईडी है, सीबीआई है, अभी कह रहे थे उनसे एक्शन कराओ। जब उनसे एक्शन कराते हैं तो तिल मिलाते हैं, जैसे ताते तय पे बैठा दिया उछलते हो आप लोग। जब सीबीआई से एक्शन नहीं कराते, कानून बदलते हैं तो कह रहे आप लोग कानून रद्द लेकर आ रहे हो। एक जबान पे तो ठीक है, कहिए हाउस के अंदर कि सीबीआई ईडी ठीक काम कर रही है, हिम्मत है तो फिर दोबारा करके कर दिखाइए। सीबीआई ईडी अपना काम करती है अध्यक्ष जी, 5000 लोगों के वो डाले थे सीबीआई ईडी ने सर, रेट डाली है, देश का 1.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया है। ये 10 नेताओं के अटल गया तो सीबीआई गलत कर रही है, क्योंकि यूपीए के टाइम में लाखों करोड़ रुपया हजम किया हुआ है। डर है सीबीआई वो ना इकट्ठी कर दे, कहीं मोदी साहब ये ना कहते वो 2.5 लाख करोड़ रुपया भी लेकर आओ, जो 12 लाख का माने अभी गृह मंत्री जी ने हवाला दिया था। सवार स्कूल रूम बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, कमरों का घोटाला, जल बोर्ड के अंदर 8 साल तक जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ सर। जल बोर्ड आज लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है, ये शासन दिल्ली का चल रहा है। बिजली के अंदर बिजली कंपनियों ने दावा किया कि हमारा 26,000 करोड़ रुपया चाहिए, बिजली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही। मैं वकालत नहीं कर रहा कंपनियों की, वो भी लुटेरे, लेकिन किसके नीचे, पहले शीला दीक्षित लुटेरी थी, अब ये पौना दुर्योधन लुटेरा आ गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस 26,000 करोड़ की सर कर दो, स्पष्ट कर दो सर, उस 26,000 करोड़ की लेनदारी के लिए कंपनियां एप्टल कोर्ट में गई। एप्टल कोर्ट ने फेवर में दिया कंपनियों के लिए कि इसका पैसा लौटाए सरकार। 26,000 करोड़ का मतलब है सर, दिल्ली सरकार का बजट 68,000 करोड़ है, 1/3। क्या होगा जब ये छोड़कर बोला दुर्योधन भागेगा, उन कंपनियों के पैसे को कौन भगाएगा? ये कंपनी छोड़कर भाग गई, दिल्ली अंधेरे में हो जाएगी सर, कौन संभालेगा? प्राइवेट कंपनी है। तो उसके खिलाफ ये करोड़ों रुपए का वकील करके बोला दुर्योधन, करोड़ों रुपए का वकील करके सुप्रीम कोर्ट गया है एयरटेल कोर्ट के खिलाफ कि डीटीसी का स्कैम आपके सामने है सर। पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कहता था मुलायम सिंह यादव परिवारवादी है, लालू परिवारवादी है, अपने साडू को 10 करोड़ का ठेका विदाउट डीपीआर टेंडर के दिलवाया। साडू ने बेचारे ने शर्म के बारे आत्महत्या कर ली और उसका बेटा जेल गया सर। ये शायद ये देश नहीं जानता होगा इस बात को लेकर। इसलिए सर, थैंक यू सर। इसलिए आप नेताओं के परिवार के लोगों को लालू परिवारवाद, मुलायम सिंह परिवारवाद, सोनिया जी परिवारवाद, वो सब उसी के पिछले को बने में सारे के सारे लोग। पता नहीं क्या मजबूरी है, पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियां हैं। इसलिए सर, आप नेताओं के परिवार वालों को पिछले दरवाजे से, जो इनके विधायक हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, उन चहेतों को 437 लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए, कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं, 437 लोगों को सर ओबीसी रिजर्वेशन के नाम से 2000 करोड़ रुपए की बंदरबाट की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सर यहां पर प्रदर्शित नहीं कर सकता, टेबल जरूर करूंगा। इनके खानदानों को
जिनको सब लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की नौकरी देकर इन्होंने भ्रष्टाचार कम के 2000 करोड़ रुपया बांटा जाता है इन आम आदमी पार्टियों के विधायकों के बेटी, बेटा, बहू, मौसी, फूफी, चाची, ताई, इनको बांटा जाता है ये प्रशासन। इसीलिए इस बौने दुर्योधन के बारे में जो ये अभी बोल रहे थे 2 मिनट पहले कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बंदरबाट करने का। अब आता सर कायर था, दुर्योधन कायर था सर, लड़ाई नहीं लड़ सकता था, चाले फेंकता था सुकनी के माध्यम से। दुनिया में कोई मुख्यमंत्री है, भारत में कोई मुख्यमंत्री है जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, इसके पास विभाग कोई नहीं है, इतना कायर है, साइन कराएगा अफसरों से। अफसर क्यों साइन करेंगे जी मरने के लिए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं करेगा? साइन कराएगा मंत्रियों से, 2 मामा जेल भेज दिए, ठीक है ना जी, उनसे साइन करवा के जी। कायर, इससे बड़ा कायर क्या होगा जी? कोई जिम्मेवारी जो आदमी नहीं लेता हो, परिवार का कोई सदस्य जिम्मेवारी से भगे तो उससे बड़ा नालायक परिवार का मुखिया नहीं होता है क्या सर? कि परिवार की जिम्मेवारी लेने के लोग जिम्मेवार ना हो, तो इससे बड़ा कायर क्या होगा? ऐसा कायर व्यक्ति अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो दिल्ली सर देश की राजधानी है सर। सर 2G स्पेक्ट्रम के मैच गेम वो चल रहे हैं सर, तो इसीलिए सर 2G स्पेक्ट्रम के दौरान अगर भारत की अस्मिता लुटेगी, अगर भारत की अस्मिता लुटेगी तो भारत बदनाम होगा, क्योंकि इनकी एक मंत्री विदेश में भी गई, एजुकेशन एक प्राइवेट प्रोफेसर की कॉल पर गई थी और यहाँ मैसेज दिया, मुझे कैम्ब्रिज ने बुलाया, यूनिवर्सिटी ने, एक प्राइवेट प्रोफेसर ने बुलाया था, और वहां जाकर कहती है इसकी मंत्री राहुल बाबा की तरह की दिल्ली में 5000 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, पता नहीं अफीम पंजाब से अफीम खाकर सोते हैं क्या? अरे 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त खाना दिया जा रहा मोदी जी के माध्यम से 3 साल से, वो कह रहे 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 25 करोड़ लोगों पे मकान नहीं है। इसीलिए ये भी एक रफूगर है सर, इसके भी मामा फूफी को लगा दिया होगा कहीं, इसकी भी मामा फूफी को दे दी होगी नौकरी कहीं न कहीं ले जाकर। तो सर ये आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा, आप तो बोलिएगा प्लीज, अभी अपनी आपको अवसर मिलेगा। नाम देता हूं सर, ऑन रिकॉर्ड में कहता हूं, नकारात्मक सोचकर शिक्षा की राजनीति करने वाला व्यक्ति। भाटी के अंदर कॉलेज खुलना था, 8 एकड़ जमीन चाहिए थी, डीएम बोलती है इनकी, डीएम बोलती है बोलो विधुड़ी से जमीन ले ले। डीएम ने कहा सर विधुड़ी अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलेगा। उन्होंने मिनट्स में लिखा है सर, डीएम ने मिनट्स में लिख के चली गई कि विधुड़ी वो जमीन नहीं देने वाले हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट लैंड उनके पास थी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कितना भागना पड़ा, पहले उस लैंड को अर्बनाइज कराना पड़ा एसपी साहब को, तब वहां जमीन दी। क्या गरीब के बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज नहीं होना चाहिए दिल्ली के अंदर? इसने कहा 20 कॉलेज खोलूंगा, और नकारात्मक सोच के कारण एक कॉलेज की भी इजाजत नहीं दी। इसलिए सर मैं बता देना चाहता हूं इनको, जिस सुप्रीम कोर्ट का रोना रो रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तारीफ वाहवाही कर रहे थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास 13,000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के तो हैं, लेकिन रैपिड रेल के लिए 450 करोड़ नहीं है कि दिल्ली में मेरठ तक, दिल्ली में गाजियाबाद तक रैपिड रेल का संचालन हो। ये किसने टिप्पणी की है सर? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो सुप्रीम कोर्ट की यह बात भी तुम्हें याद करनी चाहिए और बतानी चाहिए, इस बौने दुर्योधन ने 13,000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर प्रचार प्रसार में तो लगा दिया, लेकिन 4.5 करोड़ रुपया रैपिड रेल के लिए, डीपीआर के लिए बौने दुर्योधन ने नहीं दिया सर। इसलिए सर आयुष्मान योजना रोककर 2018 में योजना दिल्ली में नकारात्मक सोच सर, पूरी देश में गरीबों की, बीजू पटनायक जी अपनी योजना चला रखी है, सबने चला रखी है, लेकिन दिल्ली के अंदर गरीब का बेटा, गरीब की मां, बहन, बहू बगैर इलाज के जीवन को ना खो दे, वो दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना आज तक इस बौने दुर्योधन ने लागू नहीं की। अरे दिल्ली वासी ने तुझे मुख्यमंत्री बनाया है, अरे तेरी दुश्मनी बीजेपी से हो सकती है, लेकिन दिल्ली के 2.5 करोड़ से तेरी क्या दुश्मनी है? आयुष्मान भारत योजना क्योंकि मोदी साहब लेकर आए गरीबों के लिए, वो आज तक लागू नहीं की सर। इसलिए मैं नकारात्मक सोच की बात बता रहा हूं सर। इसलिए सर मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बौने दुर्योधन के अंदर, थैंक यू, पानी की व्यवस्था, उनके सहयोगी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी बौने दुर्योधन ने 26 जनवरी को देश के रिपब्लिक डे पर बाहर का विदेश से डेलीगेट आता है, और यही बौना दुर्योधन 26 जनवरी को राजपथ पर धरने पर बैठ गया था सर। मुख्यमंत्री धरने पर बैठते हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं? ये पूछिए एक बार कल केजरीवाल से जाकर कि देश बड़ा है या बौना दुर्योधन बड़ा है, देश के संविधान से बात जाकर।
ये पूछना चाहिए इन लोगों को सर। तो इसीलिए 26 जनवरी को इनके लंदन में, जो मैंने पहले कहा, जो लंदन में जाकर भाषण दिया, इसलिए अध्यक्ष जी अभी अधीर दादा बोल रहे थे, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा किया था, मणिपुर क्यों जल रहा था? 1993 में इसी मणिपुर में 9 महीने तक दंगे हुए और 750 लोगों की हत्याएं हुई और तुम्हारा गृह मंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री झांका भी नहीं। और हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री साहब ने 2 महीने में दंगों को रोककर ये संदेश दे दिया देश में। ऐसा अब नहीं चलेगा। आपने जो मणिपुर के बारे में बोला था, क्या कश्मीर की माता बहनों का दर्द याद नहीं है? ये कौन लेकर आया था? कौन देश को चला रहा था? नेहरू जी, पंडित जी ही चला रहे थे। कश्मीर के अंदर कितने बेघर हिंदुओं को बेघर कर दिया, कितनी माता बहनों की अस्मिता लूटी गई, ये किसने किया? ये नेहरू जी के कारण देश बर्बाद हुआ। अधीर दादा, मणिपुर की 250-150 मौतें नहीं होनी चाहिए थी शंगा के, लेकिन 750 भी हुई तो तुम्हारे कांग्रेस के राज्य में हुई। उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कीजिए श्री दयानिधि मारन जी। So thank you, Chairman, sir, for giving us an opportunity to speak on this bill. Sir, first I would like to thank CEO. It was nice to see the Speaker come to the House. The Speaker has made a request to all the opposition leaders, and we have behaved ourselves. And all we asked the Speaker was that he should be neutral. Although he's elected for the BJP, the moment he sits in the chair, he becomes a neutral person. And all we wanted was the Prime Minister to be present in the House. Not this session, the previous session also, when we want to speak about the Adani issue. The Prime Minister doesn't come here. Please come to the bill. He spoke something. When during this time, all we asked in Manipur, when you are saying about the G20, Vasudeva Kudambaka, and the whole world is one family, and when one part of Manipur is burning and so many people are dying, 2 women were raped and made walk nude, all we want the Prime Minister. उसके बारे में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते This is related to this. Yes. This is related to this. All we wanted was, instead of talking outside the Parliament, to come into the House, sit in his chair, and answer the question. That's what we asked. We never asked anything. The Speaker should have done it. The House would have been peaceful. We would have more productive conversation in this House. So the cat is out of the bag. When our Honorable Home Minister said, he said, the Aam Aadmi government wants to fight. Sir, we understand. We understand it. For the last 25 years, you could not rule Delhi. The frustration is burning in your stomach. And moreover now, Aam Aadmi is now ruling Punjab. How can that happen? Now you have to use your friends, your alliance, not this alliance. Your income tax, your CEB, your enforcement. These are your allies. Whom you use? Sir, I'm asking, sir, what is that? What does the Supreme Court said? The Supreme Court was said in the judgment, handed over the control of services in Delhi, excluding police, public order, and land to the elected government. Sir, this is an elected government. A government elected by people. Not once, twice, it has been elected. And what do you want to do? You cannot do it. What is your formula? The formula followed by the Home Minister is simple. Wherever BJP can't win, we will send the ED. We'll send the CBI. We'll ensure all the MLAs come to it. Till then, they are culprits. Till then, they are thieves. Sir, we just saw what happened in Maharashtra. NCP, with the National Corrupt Party, that's what their members have said. In fact, the local BJP leader said, never ever we'll have an alliance with NCP. But when it suited you, you arrested the ministers who were there coming in your cabinet now. Were all arrested on ED charges. They were languishing in the prison. But your washing machine, Nirma, changes all that. The moment they come to you, they become pure. Huh, what formula is that? Is that is not the people's verdict. That is forced verdict. You're forcing a verdict. And wherever you can't, what you did? What you did in Madhya Pradesh? You ensured the Congress MLAs were bought. This is what you're doing throughout. What did you do in previous Karnataka? You bought the MLAs. I don't know where that money is coming from. You call yourself not to be corrupt, but where do you get this? So all I'm asking is this. Sir, truth hurts. Truth hurts. When I talk the truth, it hurts. Sir, all I'm asking, sir. Sir, He has to talk on the bill. Tamil Nadu में क्या हो रहा है
भी थोड़ा बोलने दो। Arise to speak. Present myself. DMK stands against the proposed government national territory of Delhi. Sir, why did you go to the Supreme Court? Sir, Point of order 369. एक सेकंड हाँ क्या बताइए। 369 point of order. A paper or document to be laid on the table shall be duly authenticated by the member presenting it. ये जो बोल रहे हैं कि कर्नाटक में हमने खरीद लिया, मध्य प्रदेश में खरीद लिया, इनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तभी ये बोलेंगे, नहीं तो इसको एक्सपेंड करिए सर। ये गलत है। इतना बड़ा एलिगेशन जो है ये कैसे लगा सकते हैं? जी 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 ठीक है एक्सपेंड करें। बोलिए sir, the same ऐसा government. कोई आरोप मत लगाइए जिसको आप सिद्ध न कर I'm not having सकें। the mic, sir. The जी। same government, your government, went to the Supreme Court on what? On the Supreme Court said you cannot extend the term of the enforcement director more than thrice. They said July 31st was the last day, but you went back. You said the administrative power is so important. He's the only man who can deliver fatwa. He has to be, and you got extension from the Supreme Court. That means you know the importance of administration. Administration should be in control of the elected government. Should not be a puppet. We should not be a puppet in your hands. You can't take it. The Supreme Court made it very, very clear, sir, that the services should come. So now what they have done, sir, now they brought ordinance. Sir, the very fact they brought an ordinance very immediately after the Supreme Court gave a ruling in favor. Sir, we agree with you. A parliament is the utmost authority in making laws. That's the reason we are called lawmakers. But when any law is made here, you should make sure that we have the right to speak and right to say, if you are bringing a wrong law, we have to say you are bringing a law. Here, your intentions are very, very clear. Our intention is to control the Delhi government. Sir, why? Why is that? When you comes to you, you want the administrative to be extended, give extension. So one of your members spoke that none of the promises made by Aam Aadmi has been delivered. How can it be delivered? You always trifle the officers. You never allow the officers to function. How will the office, without the officers functioning, how can they deliver? Because you want to use this as an election platform to say this government never did. Sir, this is not the way to do it. And again, sir, please, do not talk about alliances. It says, in Tamil say Satan Vedam Odigirathu. It's like the Saturn, what is scriptures? Sir, you have got into unholy alliances. You take care of your family, sir, your party. We know how to take care of our alliance party, and India is very strong, sir. Next, 2024, you might be here, and we will be there. We will be there, sir. And we, sir, whatever you're using, whatever you're abusing, will not abuse. We'll make sure the CBI and enforcement, income tax behave properly and do their jobs properly. Unlike you, whatever you've been doing, they'll do it rightly. And that time we'll see who has the last laugh, sir. Sir, the question comes here, sir. In this law, which they are bringing, sir, they have ensured that there will be no longer Section 3A. Basically, the Supreme Court got a 3A. So they have ensured that Section 3A doesn't prevail in this. Sir, and next thing is this, I also would like to know, sir. Sir, in the statements of law, why they are bringing it, the Honorable Home Minister has made said, the proposed act mandates creation of 3-member committee, sir, and is also saying that, sir, basically it wants to say that it is bringing because Delhi is very, very important part of the country. Delhi is the heart of the country. Delhi, every foreign countries have their embassies here. Security is very important. We have to ensure that make sure that local government doesn't come and disturb it. Sir, anyway, the National Capital Region Security is with you. Who is in charge of the National Capital Region Security? The Home Ministry, not the state government. And why I don't understand. If something wrong is happening in law and order, you are responsible. Nobody else is responsible. Don't try to shy away your responsibility. If rape is happening in Delhi, it's you because your law and order is weak. If dacoity is happening in Delhi, it's because your law and order is not good. Sir, let me say they formed a committee now. The committee consists of the Chief Secretary, Principal Home Secretary, and the Chief Minister. Sir,
out of 3 members, 2 members are appointed by them. Then there's a quorum is only 2. Tomorrow the chief minister may not be there. If the chief minister is traveling abroad or traveling away, these 2 people will decide which officer can work with. Even then, sir, after all this, even the 3 of them sit together and by some miracle, they come to a conclusion that decision can be overruled by the Lieutenant Governor. What is the point? What is the point? You're saying that you're giving powers, but you're not giving powers. You're showing the lollipop, making sure the kid stops crying and taking back the lollipop. So that is what you're doing. Sir, throughout, I will say, the last 9 years, you have been making monsters, devils out of the governors and lieutenant governors. Sir, we know that in opposition. No. ठीक है, ये ऐसे शब्द. No. These words will not go. वो बिल पर बात करना है सर, ऐसे नहीं चलेगा. No. पहले तो जब हम चाहते हैं ऑर्डर है. इलॉजिकल बात है. No, please. Words निकलेगा ये. Please. And now conclude. सर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. बालू साहब प्लीज आप बैठिए. ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर. आप बहुत जानकार. ओके आई हैव टेकन पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. I have taken notice of that. माफी मंगवाइए. I have taken notice of that. Now please ये 352 5 पे नहीं बोल सकते सर. प्लीज ये घटिया बातें बोले. ओके आप बैठिए, आप बैठ जाइए जी. ऐसी बातें नहीं कहना. Okay, sir. Look, the constitutional heads Yes, which are being appointed by the Union Home Ministry are becoming more dangerous for the development of every state. This is not only for West Bengal, not for Now, please Kerala, conclude. for Tamil Nadu. Sir, I can tell you, sir, in my own state, sir, the governor, because as long as okay. Now please conclude. I'm the only speaker. You can't. You say, man says. Sir, I never say, sir. All I'm saying, sir, don't control me, sir. Sir, you have to be neutral. Okay, again. चेयरमैन सर चेयर बातचीत कर रहे सर. He should withdraw his word. It is time prescribed for you. Please. No. You can't do like this. No. In our governor, sir. चेयरमैन के बारे में सर he is accusing the Please mind your words. Please mind your words. सर चेयर को accuse कर रहे हैं सर. इसको क्षमा प्रार्थना करना है. They should apologize, sir. Sir, right from day one, UK has been against appointment of governors. We have been very clearly saying that no state governments need a governor. Sir, right from our founder, Sir Anna Dore, in this house, I said that in this house has been recorded that as much as a goat doesn't need a beard, so does the state doesn't need a governor. Sir, it has been, sir, more than, sir, I would like to say 13 bills are sitting idle in the governor's chambers. What reasons? No one knows. Sir, but whereas the governor has the luxury of having said, I've complained. Nothing wrong. I mean, I can say Prime Minister, when I can say Home Minister, I can say it. Kalyan Banerjee. Kalyan Banerjee. No. आप प्लीज बैठिए. Please. आप बैठिए. No. Conclude our speech now. Your time is already over. Your time is already over. Mr. Janaki Maran. Your time is over. The prescribed time is already taken by him. No, Mr. Palu, please cooperate with the chair. The time prescribed already been taken by Honorable Speaker. No, please. Now please conclude immediately. Let me conclude. Yeah. I can't say Prime Minister, I can't say President, I can't say Home Minister, I can't say Governor. Let me conclude. You know what to speak, but not to speak. You already know that. Sir, by keeping more than 13 bills pending, sir, he should speak on the bill, sir. Pending for his daughter. Okay. Raj Bhavan. Mr. Kalyan Banerjee now, please. I'm not concluded. Okay. Sir, it's sad. Mr. Kalyan Banerjee, the time is over already. No. Mr. Banerjee, this way house can't be run. No, please sit down. No. Mr. Kalyan Banerjee, no. Please sit down. I have asked so many times.
to conclude the speech. No more. Please, Banerjee, Mr. Banerjee. Sir, No. हो गया. It has been done. Please. Nothing will go on record now. Nothing will go on record now. Only Mr. Kalyan Banerjee. Please. sir, on behalf of my party, I am strongly opposing the present bill, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Allow me to speak, boy. Please, sir. It is apparent from the speech of the Honorable Home Minister that it is a targeted legislation, and this targeted legislation has been made for whittle down the power of the present government elected by the people at Delhi. Sir, it is a malicious legislation now. It is very clear from the speech of the Honorable Home Minister. Sir, our constitution does not permit any targeted legislation or any malicious legislation. This is bad. This cannot be done for whittling down the power. Sir, this amendment to the Constitution, 69th Amendment of the Constitution, where it has been brought, the chapter, in the statement of object and reasons, an important sentence I will quote, the committee went into the matter in great detail and considered the issue after holding discussion with the variable individuals, associations, political parties and other experts, and taking into account the arrangements in the national capitals of other countries with a federal setup, and also the debate in the Constituent Assembly, as also the report by the earlier committees and commission, unquote. This is the object, one of the objects. Sir, the 69th Amendment of the Constitution has an important consequence for the special status of a Delhi as a national capital territory. Sir, it emerges from all speeches of the Dr. Ambedkar, that Constitutional Assembly, that India adopted a federal model in which the union and the states were meant to operate within their assigned legislative dormancy. These states are not subservient to the union. Sir, the majority of the 2018 Constitutional Bench judgment held that while NCDT could not be accorded the status of a state, the concept of federalism would still be applicable to NCTD. Therefore, the concept of federalism, structure of federalism, as applicable to all the states, similarly, this is also applicable to the Delhi is concerned. That's a constitutional judgment itself. Sir, let me tell you the most crucial things of the bill which is really violating. Apart from the power, etc., everybody has raised, I am not going to repeat it. Impinging provisions of this bill is this legislation, where the power is being taken, total control is being taken by the central government. As we know, all ISS officers are appointed by the central government. Now, under this bill, Chief Secretary will be appointed by the central government, man of central government. Then the 45E speaks about the authority which is called National Capital Civil Service Authority. Who will be the member? Chief Minister will be the member. Chief Secretary will be the member. Home Secretary will be the member. And decision would be taken on the basis of the majority's decision. Therefore, who is indirectly really having the control? The central government is having the control. Does it not destroy the concept of the federalism itself? Wishes of the people of the Delhi. The Honorable Home Minister has said about 2015. Sir, I agree. All right. If 2015 they have committed wrong, they have committed illegal things,
Why the second time this same party has been elected by the people of the Delhi? In a democracy. In a democracy. So the pupil is the final person. Pupil's mandate has to be accepted. Whether central government make any allegation or anyone make any allegation against anybody. But if the people says no, he is correct, he should govern, central government should hear the voice of the wish and the people is concerned. That has not been taken care of. Therefore, you are taking away absolute power. You need all powers. Central government will decide. Everything will be decided by them. Sir, who is sitting? Chief Minister, Cabinet Secretary, and the Secretary. Correct? What is the fundamental to the democracy? Sir, the fundamental to the democracy are there are triple chain. The triple chain, first chain is civil service officers are accountable to ministers. Second chain, ministers are accountable to parliament and the legislature. Third chain, parliament legislature is accountable to electorate. This is the chain. This is the parliamentary democracy. Sir, how can you say the equal status, a minister who is subject to answerable under the our parliamentary system, how can he be co-equated with the chief minister or any other ministers? In a statute? In a statute, how it can be? It destroys the fundamental democracy itself. Sir, in the judgment of the government of NCT of Delhi versus Union of India delivered by the Supreme Court of India in Civil Appeal numbers 2357 of 2007 on 11 May 2023, which has been referred to the Honorable Home Minister. The Honorable Minister has referred 2 or 3 paragraphs. I will request him to read also the paragraph 117 of the judgment, which is laid down the law. Quote, an unaccountable and non-responsive civil service may pose a serious problem of governance in a democracy. It creates a possibility that the permanent executive consisting of unelected civil service officers who play a decisive role in the implementation of the government policy may act in ways that disregard the will of the electorate. Which is one the important? Sir, it is not the important whether central government is having the power. It is not the important whether state government is the important of the power. Important thing is this, will of the electorate. Will of the electorate has elected the government, state government. Will of the electorate has defeated the ruling party in the central government at Delhi. That has to be accepted. Will of the government will be, electorate will be implemented by all the civil servants. Therefore, you are destroying it. In a democratic form of government, the real power of administration must decide in the elected arm of the state, and elected government needs to have control over its administration. This is not my words, sir. This is not my words. Let me very frankly say, these are the words of the 5 judges' judgment of the Supreme Court. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its domain, then the principle underlying the triple chain of collective responsibility would become redundant. Therefore, today by introducing this bill, this is amounts to redundant. It is there was nothing. Sir, at paragraph 121, it has been said by the Supreme Court in the 11th May judgment. Article 239A, which conferred a special status of NCDT and constitutionally entrenched a representative form of government, was incorporated in the Constitution in the spirit of federalism with the aim that the residents of the capital city must have a voice in how they are to be governed. It is the responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who are elected it. Pausing here. Who? State or central? Question is this. State is bound. State has to give the explanation. If anything is happened, who will give the answer? Answerable is, they are answerable to the state legislature.
They are not answerable to this parliament at all. Therefore, it is destroying the power itself. It has been said, therefore, the ideal conclusion would be that GNCTD ought to have control over services, subject to exclusion of subjects which are not out of the legislative domain. That has been said, land, police. If services are excluded from its legislative and executive domain, the ministers and the executives who are charged with the formulating policies in the territory of NCDT would be excluded from controlling the civil service officers who implement such executive decisions. This bill itself destroyed the concept of federalism in NCDT. Sir, it is clear, I have quoted Dr. Ambedkar. State is not in a inferior status than the central government. No. Periphery may be different. But no, they are not subsumed to the central government. Therefore, this federal character, the bill itself is destroying. Sir, it is not that. Today, AAP is here, BJP is central, Congress is there or not. It is not that. 5 years, 7 years, 10 years are not very important for the country itself. Years after years, decades after decades. What we'll do here, after 25 years, our next generation will ask the question, what our previous generation has done it. Will you want to destroy the federal character of this country? That's the important question today has been posed. In different places, sir, in different states, please give me, I have time. Sir, I will take a 4 or 5 minutes time. Sir, why? All will be, why in a non-BJP state the governors are so much active? Why they are not active in the BJP running state? Why the governor will be acting in contravention of the Article 162 and 163 of the Constitution? Sir, I tell you, these provisions under Article 331, that's the protection of the governors and the presidency, which have been given in the Constitution itself. Sir, if the maker of our Constitution thought it, never thought that one regime will come. In that regime, the governors appointed by the central government, where the ruling party of the central government will be there, they would violate the Constitution. They would not have given the protection, this governor and the itself, that no case can be initiated against them. They are taking the advantage of that. They are absolutely taking the advantage of that, since no case can be initiated against them. Everywhere, every place is in non-BJP state. In a non-BJP state, the ruling government, this government, is sending National Women's Commission. They are sending Human Rights Commission. Sir, why? The chairperson of the National Women's Commission, why? The chairperson of the Sirulka Commission, why? The chairman of the Human Rights Commission did not get any time for last four months going to the Manipur itself. Sir, what the chairperson was doing when the offences came up offense of crime have been opened. कल्याण बाबू कल्याण बाबू जाके आए थोड़ा लेके बात. Sir, I tell you, sir, since they are saying, I tell you, let me tell you, sir, in this house itself. Let me tell you, sir, I will conclude it. Sir, I will conclude it. I have said, in a non-BJP state, governors are acting beyond the constitution. Sir. No, please. Cannot discuss. Okay. All right. Do, sir. 352, sir. Sir, the member while speaking shall not
reflect upon the conduct of the persons in the high authority unless the discussion is based on the substance drawn in purpose, in proper terms. Governor is a high officer. He cannot discuss the behavior and conduct of the governor here, sir. That should be explained, sir. And he should be asked not to speak about the conduct of the governor. Please. Sir, I am not, all right. Okay. I am not using the word. I am using the expression. Why? A person appointed under Article 53 of the Constitution of India can act in complete breach of the Constitution. Yes. In complete breach of the Constitution. How? How the women commission, why they have not gone? Sir, I tell you one thing. They kindly allow me to use this expression to it now. I have said in non-BJP state or non-BJP state, but I must say with honesty, let me candid before you. Now, please. Yes, please. One governor I have seen. That's the governor of the Manipur. I tell you, yes. Again, No. Again, why are you quoting? Why are you quoting any governor? We urge you to not to allow such thing. He cannot keep on going the conduct of the government, whether this government, this state or that state. The rule is very clear, sir. Rule 352 is very clear. He cannot discuss, sir. Sir, I am not I am praising her conduct. Then we will have to speak about what has happened in the West Bengal during the present government. Whatever happened, we will discuss it. I am not. What he is speaking. Mr. Sarkar, sit down. Your ministry is going to be dropped. Sit down. Sit down. Ask anybody Your to sit ministry down. is going to be dropped. Sit down. Please, Kalyan. Okay. All right. Okay. Let me place it. Then I must say, one person appointed by the central government under Article 153 of the Constitution of India is really acting at Manipur. She has said to us, our team Again, you are doing the same thing. She has said to us very clearly, nothing will go on BJP record. government chief minister is not. Nothing will go on record. Discuss on the West Bengal, sir. West Bengal में इन लोगों ने महिला के ऊपर जो अत्याचार किया है, इसका भी हम चर्चा इसी बिल में हम करना चाहते हैं, सर. देखिए, please बैठिए, Mr. Reddy, please. You must have patience. Okay. Sometimes you must have the degree of tolerance. Thank you, This sir. is the reason whole India is burning. Okay. Non-tolerant, Thank you. arrogant attitude. Mr. Reddy, you start, please. You please start. आप बोलिए. उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है. Nothing is going on record. आप please, only Mithun Reddy will be. Please sit down. बैठ जाइए. आप भी कृपा करके बैठ जाइए. आप भी बैठ जाइए. Please sit down. Please. कल्याण दा. आप बोलिए. मिथुन दा बोलिए. Too much of disturbance. मिथुन जी आप बोलिए. Thank you, sir. एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ. एक सेकंड. देखिए, चर्चा का समय बीएसी द्वारा निर्धारित होता है. 3 घंटे इस चर्चा का समय निर्धारित है. उसी के अनुसार आप इस बात को जानते हैं, समय का विभाजन होता है, समय का अलॉटमेंट होता है. 1-2 मिनट ऊपर नीचे होता है तो चेयर भी इस बात की चिंता करती है. लेकिन आप यदि बहुत अधिक उसका अतिक्रमण करेंगे समय सीमा का, तो ये उसको फिर व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाएगा. प्लीज मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं. तो कृपा करके जो समय आपको अलॉटेड है, कभी भी घंटी उससे पहले नहीं बजेगी. परंतु घंटी यदि बजती है तो विद इन अ मिनट और सो यू शुड कंक्लूड स्पीच. नाउ प्लीज मिथुन रेड्डी, आप बैठिए तो सही. नाउ प्लीज मिथुन रेड्डी. ओके आप बैठिए. गवर्नर के विषय में कुछ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उन पर कहने की आवश्यकता नहीं है. प्लीज. Okay. For letting me talk on this bill, the national capital of Delhi, 2023. Sir, I would like to be very brief on this bill because it's not related to our state, and this is a unique bill. Unique being that both the central and the Delhi governments are stakeholders in this. Sir, the central government, as we all know, operates from Delhi, and Delhi is a union territory with a elected assembly.
The foundation of the discussion lies in Article 239A of the Constitution, which grants Delhi a special status as a union territory with Legislative Assembly and Council of Ministers headed by a Chief Minister. The Legislative Assembly possesses the authority to make laws within the state and concurrent lists, except for those explicitly excluded by the Constitution. However, this bill, the basic ordinance aims to restore certain powers to the Lieutenant Governor, and the ordinance also appears to be within the scope of review of the Supreme Court's judgment, sir. If you see, the court recognized the Delhi government's legislative and executive power over services. It did not explicitly prevent Parliament from legislating on the same subject. In fact, Article 239A of the Constitution grants Parliament the authority to pass laws related to services, even though they fall under the exclusive competence of the states. Sir, I would like to be very brief. As I already told, I request the government to take all the stakeholders into consideration. And with these words, I also have a request, sir. This is a unique bill, and hope this bill is not replicated for the other states. And with these words, we support the bill, sir. YSR Congress Party supports this bill, sir. Thank you. Rahul Shivale ji. I ask them to mind their own business. Thank you. Please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239AA दिल्ली विधानसभा को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि। संसद दिल्ली के संबंध में राज्य सूची के तहत विषयों पर भी कानून बना सकती है और ये कानून राज्य कानूनों के प्रतिकूल होने की स्थिति में मान्य होंगे। अध्यक्ष जी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। अध्यक्ष महोदय, संविधान में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रतिकूल स्थिति में दिल्ली में प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बना सकती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली सरकार द्वारा तुरंत अधिकारियों के तबादले किए गए और आधी रात को कार्यालय खोले गए और भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलें को नष्ट किया गया। अगर दिल्ली सरकार इतनी साफ सुथरी होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद तबादले नहीं करती और न ही आधी रात को कार्यालय खोलती। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति क्यों आई। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों में बाढ़ से आ गई है, जैसे कि सीसीटीवी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बिजली घोटाला, परिवहन घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता इत्यादि। वही दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना रही थी और मनमाने के तरीके से उनका ट्रांसफर कर रही थी, जिससे अधिकारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली न केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि यह देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली सरकार की इन कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, यह किसी से छिपाने की दिल्ली सरकार के एक उप मुख्यमंत्री जेल में है और एक मंत्री हाल ही जेल से जमानत पर बाहर आए। जो लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दा बनाकर दिल्ली में सत्ता में आए थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अगर सत्ता में आए तो सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाल देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा करते थे कि अगर सत्ता में आए तो न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे, जनता के आम आदमी है, आम आदमियों की तरह रहेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही एकदम बदल कर गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया और सुरक्षा भी ली, और तो पंजाब में सत्ता में आने के बाद पंजाब से सिक्योरिटी भी ली है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा शराब लाइसेंस की नीति निजी लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसका अर्थ है व्यापारियों से रिश्वत कमाना। यह बात जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, वह पहले ही
वह बंगा भी लेता है और अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उस बंगले की मुरम्मत के लिए 53 करोड़ खर्चा करते हैं। विदेशों से मार्बल मंगाया जाता है और 9-9 लाख का एक पर्दा लगाया जाता है। अध्यक्ष, निर्माण कार्य की प्रारंभिक लागत 15-20 करोड़ थी। हालांकि इस समय पर बढ़ाया गया, इस समय पर उसको बढ़ाया गया था। ऐसा रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल लगभग 53 करोड़ खर्चा किया जा चुका है। प्रारंभिक अनुमान से 3 गुना से अधिक है। अध्यक्ष जी, एमपीडी 2021 का एक घोर उल्लंघन है। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो लोग पानी पी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके द्वारा किए गए घोटाले के लिए कोसे थे, वही लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के घोटाले में उसका साथ दे रहे हैं। आए दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के साथी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा किए भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते थे। क्या यह केवल जनता को गुमराह करने के लिए थे? फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साठगांठ कर ली है क्या? ये लोग सत्ता के लिए देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं और कांग्रेस को तो किसी भी हालत में देश को सत्ता चाहिए। कांग्रेस को तो किसी भी हालत में देश की सत्ता चाहिए, इसलिए तो वह जिन लोगों को भ्रष्टाचार के लिए कोसते थे तो आज उनके साथ गठबंधन बना रहे। इसलिए दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए आप सरकार के भ्रष्टाचार को किसी हद तक रोकने को और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अतः केंद्रीय सरकार द्वारा संविधान सम्मत यह बिल संसद में लाना पड़ा। सभी सांसदों से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को पास करने को सहयोग करें। धन्यवाद। श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी इस बिल को पेश करते हुए कई संवैधानिक बातों का उल्लेख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पारा का भी उल्लेख किया, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है। लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है।
कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हर्ष आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन की, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है, कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा। फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है, ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 162 पारा 162 का एक पारा हम सिर्फ 4 लाइन आपको पढ़ के सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। वी रिट्रीट दैट इन लाइट ऑफ आर्टिकल 239 AA and the 2018 Constitution bench judgment, the Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters with the legislative scope of NCTD. As we have held that NCTD has legislative power over services excluding public order, police and land, under entry 41 in list 2, the Lieutenant Governor shall be bound by the decision of GNCTD on services as explained above. To clarify any reference to Lieutenant Governor over sub-services, excluding services related to public order, police and land in relevant rules shall mean Lieutenant Governor acting on behalf of GNCTD. सारा तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए, और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे। आपकी मंशा है, आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बंगलोर में हो रही थी उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बैठ जाइए, प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज, स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा, आप तो बैठिए। जी, हाँ,
आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए सभा आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 में आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ अरे कैसे खत्म हुआ? आपने अभी तो कर दिया। नहीं हो गया ना पूरा, अभी नहीं कंक्लूड करने कीजिए 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 कीजिए, तो इसलिए कीजिए पूरा कीजिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे बैठिए पीछे, बैठ जाइए। यह बिल जो आया है, यह बिल लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र को समाप्त, वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं। आपने कह दी अपनी बात, आपने सारी बात कह दी है। संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है, ये कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा के खिलाफ है। इसलिए हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं। बैठिए बैठिए, नो प्लीज सिट डाउन जी। Thank you, Honorable Chairperson, for allowing the Biju Janata Dal to participate. बैठिए बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए जी। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नथिंग, नो मिश्रा जी, नो परमिशन इज गिवन ओनली बाय द चेयर। नो परमिशन फ्रॉम द चेयर। प्लीज पिनाकी मिश्रा जी, उनका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज जी। Thank you, Honorable Chairperson, for allowing the Biju Janata Dal to participate in this very important debate. Firstly, let me चौबे जी, क्या बात है? आप जरा शांत रहिए, शांत कीजिए उनको शांत कीजिए। नहीं, नो चौबे जी, अरे चौबे जी प्लीज बैठ जाइए, अपना बैठिए। ये कोई आप सम्माननीय मंत्री हैं, आपको ये व्यवहार शोभा नहीं देता है। आप बिल्कुल चुप बैठिए, बिल्कुल गलत बात है। बैठ जाइए आप मत बोलिए कुछ भी। आप भी बैठिए, बड़े आप वरिष्ठ सांसद हैं सब, प्लीज। मेरा समय अध्यक्ष जी अब शुरू होता है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने इतने महत्वपूर्ण बिल पे बिजू जनता दल की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। Mr. Chairperson, first let me commend the House and let me commend my colleagues here who have decided to engage in a debate. And we can see straight away, once you engage in a debate on the floor of this House, how rich and enriching the debate can become and how rewarding it can become. And so therefore, this is what our party has always felt under Naveen Patnaik ji's guidance, that the idea is to deliberate, the idea is to debate, the idea is not to disrupt. I hope this healthy practice will continue for the rest of the 17th Lok Sabha. हमको सबको ये आशा है। Mr. Chairperson, some excitement has been created by the Biju Janata Dal supporting this piece of legislation, which I indicated when the legislation was placed for introduction in the House. The reason it's been done is not because we are supporting the BJP. I think Mr. Dharmendra Pradhan ji is here, Joel Oram ji is here, many of their illustrious MPs, Sarangi ji is here. They will vouchsafe for the fact that we fight a very vigorous fight with the BJP on the ground level in our state.
They are our principal opposition party. They are our principal opposition party. The Congress party has been wiped out of Orissa. The Congress party is reduced to some 10% vote now in Orissa, unfortunately. When I lost in 2004, I polled 46%. Today, in that seat, the Congress party has 4% vote. So that's the tragedy of the Congress party. The fact is that we are equidistant with both the BJP and the BJD. We are equidistant. We are in. The reason we support this. The reason we support this is because we have studied the constitutional position of the power of this parliament to enact a law. 239AA of the Constitution gives this parliament a certain exclusive and plenary jurisdiction to enact laws in regard to Delhi. Everybody is talking about the Constitution Bench judgment. Yesterday, I heard one of the illustrious AAP spokesman, who's a member of parliament from the other party, wax eloquent in Urdu say of the upper house, wax eloquent and say, कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि हमारी वफा उनके साथ थी कब, जो हम बेवफा हो गए. क्यों वफा हो उनके साथ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया. पर बात मुद्दे की ये है कि देखिए, in this issue nobody has covered themselves with glory. The Supreme Court, in the Supreme Court, specific prayer was made on behalf of the National Capital Territory of Delhi that the government has sought a stay of the NCT ordinance on the ground that it prevents the government of NCTD from meeting its popular mandate. Mr. Singhvi, learned senior counsel, has heightened instances where senior bureaucrats have ignored orders. The LG has terminated the contract of 437 consultants working with various departments of the government. I cannot understand for the life of me why 437 consultants have to be appointed at your and my expense to run certain departments here. I cannot for the life of me understand, and therefore let me say this straight away, that the government certainly has not, the government of Delhi certainly has not covered itself in glory in this regard. So therefore, to take a high moral position on this perhaps is a little unwarranted. But more importantly, a specific prayer was made to the Honorable Supreme Court to stay this ordinance. That is the prayer made. The judgment of 7 pages by the Honorable the Chief Justice referring this matter to the 5 judges bench, kindly see, of July 20th, 2023, barely a fortnight back, expressly says that IA number 130505 of 2023 seeking a stay of the NCT ordinance is dismissed. The same learned spokesperson yesterday said this borders on contempt of court, this bill. I see no contempt having been filed. Why hasn't a contempt been filed in the Supreme Court? Instead, a writ petition has been filed. The reason you cannot file a contempt in the Supreme Court is because the Supreme Court itself, as I mentioned the other day, gave the government a lifeline by saying that if you bring a new law, which Parliament certainly has the power to bring, if you bring a new law, then the position will obtain as per the new law. That new law now Parliament has brought. The Supreme Court now with 5 judges will decide whether that law is good law or bad law. The fact of the matter is that 239AA 7 into brackets B and 7 into brackets A, there is confusion and a conundrum about how they can be read harmoniously. There is no question about that. There is a substantial constitutional point involved here. The Supreme Court, therefore, is seized of that constitutional point today. If the Supreme Court is seized of that point, and that is the point that Mr. Naveen Patnaik, I think, has studied this entire position and taken a call, then to say that an ordinance will not be allowed to be translated into a bill, I'm sorry, is begging the question. Because once an ordinance has been issued, it is the duty of the government to bring it to Parliament, and it is the duty of Parliament to then ratify that if the government has the numbers. Therefore, today, yes, you can take a position politically and say, I will not support it, no difficulty. But don't say Parliament doesn't have the power.
let the Supreme Court decide whether Parliament has the power or not have the power. The moral position, as I said, nobody covers themselves with glory in this regard, because nobody has covered themselves with glory. But do not say that Parliament doesn't have the power. 239AA gives Delhi a peculiar and a special position in our polity. Therefore, the entire issue, this, for instance, this law cannot be brought with regard to Orissa or with regard to Rajasthan or with regard to Bengal. It cannot be brought because the Constitution doesn't permit you. Constitution permits you to bring this law with regard to Delhi. The government has taken a position that because of certain acts of omission or commission, or whatever, that they have decided that to put an end to it, that they will want certain fetters to be put on the government of Delhi. And the Supreme Court now will decide whether services can be included among the other three provisions which were exclusion provisions in the Constitution. So it's a pure constitutional issue. It is not a question of the BJD supporting the BJP. The BJD only supports Parliament's power to enact this piece of legislation. There is no doubt on that score. Kindly understand that. Therefore, we continue to fight the BJP as we continue to fight the Congress party in our state. And as far as the no confidence motion is concerned, when that is taken up, we will certainly give our reasons as to why we feel that the no confidence motion brought by the opposition today is perhaps not warranted again in the facts and circumstances that obtained today. We will make our position clear on that. Therefore, I, on behalf of my party and on behalf of my leader, take the advised position that Parliament has the power to enact this piece of legislation. It is under the scrutiny of the courts. Yes, we shall await the scrutiny of the courts. Perhaps this debate today ought not to be so fractious as it's made to be. Let's wait for the judgment of the court. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अपनी मुद्दे की बात कहने से पहले मुझे लगा कि दिल्ली के जो 1/4 मुख्यमंत्री हैं वो कहानियां सुनाते, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग हैं शायद अनभिज्ञ हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया। और वही कहानी इस बिल के मूल में है। और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, 53 करोड़ का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां पर आप ईंट नहीं लगा सकते। 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का है। उसकी मीटिंग जब 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुंचते नहीं, कहते हैं मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूं, तो आप इसको बढ़ाइए। उसकी तारीख 23 की जाती है, 23 को भी ये वहां पर नहीं पहुंचते, फिर उसको बढ़ाकर 26 या 30 की जाती है और उसमें कहा जाता है कि मेरे जगह पर, मेरे बिहाफ पर आतिशी मरलेना इसको अटेंड करेंगी। आतिशी मरलेना जो दूसरी मंत्री हैं वो भी नहीं पहुंचती 30 तारीख को, और उस तारीख को बढ़ाकर 6 तारीख को कर दिया जाता है जब दिल्ली के अंदर कम पानी छोड़ने पर बाढ़ आ जाती है। 2 साल से दिल्ली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, और जब 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई, 8-8 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया, तब बाढ़ नहीं आई। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज जब यहां बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का, तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा 1/4 मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले तो आधी ताकत कोर्ट ने ही मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ऑल दीज इश्यूज विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ले दे के एक विषय बचा था जिसके ऊपर सारा झगड़ा है, सारा मामला फंसा सर्विसेज के ऊपर। और जब सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई?
मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्य दल के मित्रों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब अगर हम सब मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वो स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पौंडीचेरी हो, सेंटर का उसमें अधिकार है। और जब विल ऑफ द पीपल की बात आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़ा तो विल ऑफ द पीपल कोई और रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रधानमंत्री से बड़ी विल तो एक शहर का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता, जहां पर 7 सांसदों को चुनकर भी इसी दिल्ली की जनता ने भेजा है। तो जब ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं दिल्ली में, मैं कोविड याद दिलाना चाहती हूं या बैठे हुए सब लोगों को, पूरे देश की रिक्वायरमेंट कोविड से पहले ऑक्सीजन की 972 मेट्रिक टन थी, पूरे देश की, जो लिक्विड ऑक्सीजन की, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए होती थी, एलएमओ की। कोविड आया, भाई साहब ने एक तो अस्पताल नहीं बनाया, किसी की कोई मदद नहीं की, भोजन की व्यवस्था नहीं की, कोई काम नहीं किया। और ले देकर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल सिटी है, पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की निगाह यहां लगी रहती है, तो केंद्र सरकार को कूदना ही पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई सांसद काम नहीं करेंगे? सांसद बेचारे इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई 972 मेट्रिक टन दिल्ली के लिए बहुत अधिक है, हम इतनी सिर्फ दिल्ली को नहीं दे सकते, पूर्वोत्तर के राज्यों से जहां पर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से ऑक्सीजन को काट करके लाना दिल्ली। और आप अंदाजा लगाइए कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। क्रायोजेनिक टैंकर्स, हवाई जहाज, ट्रेन, सब कुछ लगाकर ऑक्सीजन लेकर आए और लाकर दिल्ली के बॉर्डर पे ऑक्सीजन खड़ी कर दी। बोला जी बताइए कहां भेजनी है, तो उसकी अव्यवस्था थी, इनको पता नहीं था कहां भेजनी है। और जो प्राइवेट अस्पतालों की अपनी व्यवस्था थी ऑक्सीजन लाने की, खरीदने की, उसको तहस नहस करके इन्होंने सरकारी अस्पतालों में वहां पर भेज दिया जहां पर कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की थी। दिल्ली के अंदर जब मेडिकल चीजों की व्यवस्था की बात आती है तो एम्स केंद्र सरकार चलाती है, सफदरजंग केंद्र सरकार चलाती है, लेडी हार्डिंग, लेडी इरविन सब केंद्र सरकार चलाती है। कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार करती है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय करता है। जब इनको कहा गया G20 है, सड़कें ठीक कर लो, तो कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे। 700 करोड़ रुपया रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिल्ली को दिया है। तो अब आप पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर केंद्र का हस्तक्षेप कैसे? दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने 13,500 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग पोस्टर के ऊपर खर्च करना तय किया है। और इसलिए यह बिल लाना पड़ा, और यह बिल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता जवाब हमसे मांगती है। आप जैसों के घर में जब पानी भर जाता है तो आप भी एनडीएमसी को फोन लगाते हैं, दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते। 70,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में होता है तो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। इस एक्ट के, इस बिल के मूल में जो भावना है वो भावना यही है कि एक व्यक्ति, सबने जिम्मेवारियों की और तमाम चीजों की बात की, एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते, और वो भूल गया है कि चुने हुए नेता, चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए हो, चाहे एमपीज हो, सबकी जवाबदेही अपने लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है। और यहां पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि भैया केंद्र की सरकार काम नहीं करने देना चाहती, हम तो करना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे इससे पहले मेरे कई मित्रों ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी, पर एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है, तो कौन काम नहीं करने दे रहा? एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए। 300 500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाया, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। तो अब ये सब अगर केंद्र सरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। असली कहानी है
कि बिना, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, सबको बहुत एक्सपीरियंस है वैसे, राज्य सरकारें चलाई हैं, और जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते, इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये टूल्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। और आज जब दिल्ली की बात आती है, जब इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनैक्टमेंट में एक चीज याद दिलाना चाह रही हूं, क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की। तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास है शीला दीक्षित जी के खिलाफ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए। उन 370 पेज का तो हिसाब किताब कहीं आया नहीं। और आज विडंबना देखिए, उन्हीं के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अलायंस की जा रही है, उन्हीं के साथ गठबंधन किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार को कैसे रोकने की बजाय कैसे बढ़ावा मिलता रहे। और कानूनी व्यवस्था, और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बीमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है, पर लाइलाज तो नहीं होती। इसी तरीके से संविधान के अंदर लाइलाज कुछ भी नहीं है। अगर बीमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा। और खास तौर पे दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेंगू की बीमारी फैलाने का काम किया, कोरोना की बीमारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, इलाज तो होगा ना उसका भी। और ये उसी का इलाज है। आप अंदाजा लगाइए, मैं बाढ़ की बात बार बार लेके आ रही हूं, बाढ़ की बात में 6,500 करोड़ रुपया फ्लड डिपार्टमेंट का खर्च हो जाता है। 250-260 लोग उसमें काम करते हैं। और जब बात की जाती है तो हरियाणा ने नहीं किया, उसके बीच पंजाब आता नहीं, हिमाचल ने काम नहीं किया, बाकी सबने काम नहीं किया। ये बहुत खास है, इन्होंने काम किया। और फाइनली जब उसमें मिलिट्री को एंगेज करना पड़ता है, आर्मी को लाना पड़ता है, आर्मी के गोताखोर लगते हैं, तो लास्ट लाइन पहले होता है 20 घंटे लगातार काम करने के बाद में आज वो बराज के गेट खुले, और वो बराज के गेटों से सक्शन पंप लगा के, कंप्रेसर लगा के हमने सिल्ट को हटाया। तो भाई सिल्ट कलेक्ट कैसे हुई जब 6,500 खर्च हो गया, ये तो समझा दो। और मिलिट्री के गोताखारों को बाद में धन्यवाद। आप 20 घंटे ऐसे पढ़ के लगता है कि जैसे 20 घंटे यही गोता लगा रहे थे पानी में। तो यही कारण है कि इस एक्ट को लाना पड़ा। और सर्विसेज में जब लेके आए तो सर्विसेज में लाने के पीछे, हाँ मैं इससे पहले अपने मेरे कुछ मित्रों ने कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, मिलिशियस लेजिस्लेशन है। तो जिन्होंने ये दो शब्द यूज किए हैं, टारगेटेड और मिलिशियस, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये पर्पसफुल लेजिस्लेशन है। और वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिस्लेशन को बनाते हुए कि फॉर अचीविंग द पर्पस। एंड व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस between domestic politics or domestic needs and national needs, because Delhi is a capital city where balance needs to be kept between the local as well as national and international requirements, because we are a capital city. So it is a purposeful legislation to achieve the balance between two methods of governance. The second aspect has been that throughout there have been misstatements by lawyers, by practicing lawyers, by repeatedly saying that India is a federal structure, federal structure, federal structure.
Either they have not read or they are misleading. I will go by the second, that they are misleading, misstating and misquoting. India is a quasi-federal structure, which is what Constitution demarcates. India is not federal. The center will always have a primacy, otherwise to govern a complicated state, as complicated as India is, as diverse as India is, will not be possible. That's why the Parliament of India, the central government of India has been given the primacy even in the Constitution, and this Parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law. The next thing, concept of states will be power and responsibility. I'm purposely addressing what the argument have come from the other side. So power and responsibility. I would say if a person, by whichever method, has come to power and becomes irresponsible, will the parliament, I'm so sure, will of the people, we have also seen ballots being rigged. So don't tell me whichever you don't understand. We also understand how panchayat elections have been conducted in West Bengal. So don't tell me all this. I think people of this country are mature enough. So when power vests with people who act irresponsibly, will this parliament not have the power to correct that wrong and tell people what their responsibility is, to make people answerable to the very people who have elected you? So the answer is power and responsibility. The balance needs to be struck, and that balance is what this legislation is seeking to address. Unaccountable, irresponsible. I mean, these are the words used. So I would go by that somehow the power structure in Delhi has been unaccountable and irresponsible by the manner in which the neutral bureaucracy has been dealt with. I do not know, I mean, I can only quote a great example of our own Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and we know how all kinds of cases, fake cases, etc. were made, and how those chief secretaries used to be appointed by the central government. Did they beat them up? Did they take them to a corner? Did they assault them? Answer is no. You don't do that. You battle it out in the court of law. You battle it out by the method which is prescribed by law. But here, the chief secretary, here the bureaucracy had been put under immense pressure to do the wrong. Arvind Kumar, a person, a bureaucrat working with the office of Deputy CM, is a witness in the case of शराब घोटाला. शराब घोटाले में गवाही उसकी है कि किस तरीके से कोने में ले जाकर प्रेशर किया जाता था, गलत काम करवाए जाते थे. उसका क्या कोई इलाज नहीं निकलेगा कि आप गलत काम करवाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे? अभी पिनाकी जी ने पढ़ के बताया, जजमेंट में एक्साइटेड है. 400 से ऊपर लोगों को आपने बिना सर्विस कमीशन के, स्टेट सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल सर्विस कमीशन होता है, बिना सर्विस कमीशन के, बिना वैकेंसी निकाले, बिना कुछ किए अपने रिश्तेदारों को 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी दे दी. बाकी लोग क्या करेंगे जी? इस देश में इतने लोग बैठे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, काम चाहिए. आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे? उसका इलाज है. और एक सवाल इन्होंने किया, 3 साल 10 साल, अरे एक्सटेंशन, क्योंकि वो आपके आदरणीय अध्यक्ष जी 370 पेज का नाम इन्होंने लिया था शीला जी के खिलाफ. जिस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं वह 3-5 हजार पेज हैं. वो 3-5 हजार पेज के लिए उसको एक्सटेंशन देनी पड़ती है क्योंकि इतने मोटे मोटे घोटाले किए हैं. नाउ कमिंग टू द मीट ऑफ द मैटर, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, try to conclude also. Please, sir, I will. So the state's reorganization, which was brought in 1956, several changes have come, and finality is 2023, where Supreme Court gives control over services to Delhi government, and then
ordinance was brought, and now people are saying, why was ordinance brought? Because act could have been brought, bill could have been brought. There was a gap of about 6-7 months, 3 months. So my point is, within less than 24 hours, when the Sheesh Mahal Ghotala was being investigated by the Vigilance Department, that not just that officer, 70-80 officers were transferred overnight. Now these are the officers which were investigating the scam. And because they were investigating the scam, overnight, they tried to circumvent the scheme of governance and transfer those officers. Thus, there was a need to bring in an ordinance. And after bringing an ordinance, the bill has been brought in. And this bill has been brought in to correct the status. So the statutorily, so why was this brought in? This bill has been brought in to statutorily balance the interest of nation with the interest of Union Territory of Delhi in administration of the capital by giving purposeful meaning to the manifestation of democratic will of the people reposed both in the central government as well as GNCTD, that is National Capital Territory region of Delhi. So, by virtue of this, what has really happened is that a particular body, National Capital Civil Services Authority, has been established. And this National Capital Civil Services Authority will have 3 members. Chief Minister, who is not just the Chief Minister, but also the presiding officer of this committee, of this authority. Will have a member secretary, who's a member secretary of Home Secretary of the state, of Union Territory of Delhi is going to be the member secretary. Then Chief Secretary of Delhi, because he's the principal officer dealing with administrative issues. What can it do? It can deal with transfers, postings of officials and disciplinary matters. Sole discretion on several matters, including those related to National Capital Civil Services, summoning, prorogation, dissolution of Delhi Legislative Assembly. This is all what has happened. Now, being the capital of Delhi, being the capital of India, Delhi had been administered by the President of India directly earlier. And a sui generis status was, however, conferred on Delhi, whereby it retained the Union Territory nature and with the legislature. A lot has been quoted on 239A, entry 43, list 2. Now the judgment, which has been off-quoted, I'm reading that part. So judgment says, in the absence, and I'm sure people familiar with legal procedures know that any judgment records whole kinds of arguments and all kinds of facts, and then it gives certain specific subject matter related statements. So where it says, in absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services as contained in entry 41 of list 2 of the 7th schedule specifically and in detail, the Honorable Supreme Court was pleased to pass a judgment on such and such date, and whereas in view of its special status as a national capital, a scheme of administration has to be formulated by parliamentary law to balance both local and national democratic interests which are at stake, which would reflect the aspirations of the people through joint and collective responsibility of both the Government of India and Government of National Capital Territory of Delhi. So this statutory balance, the interest of nation with interest of Union Territory, will give purposeful meaning to the manifestation of democratic will. Our constitution, the formation of Delhi as a union territory is unique in itself. It may be remembered that every union territory is administered by the president acting through an administrator,
And while any UT may have an elected body, it does not diminish the supreme control of the president and the parliament over them as per the constitutional scheme. आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर इस मामले में जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं और या जो दानिक्स हैं, उनके ऊपर पोस्टिंग और इन सब चीजों का अधिकार जो है वो केंद्र का है, सेंट्रल सर्विसेज। और उसके अलावा जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, बाकी जो चीजें हैं, उसके ऊपर जो बॉडी रहेगी वो ओवरसी करेगी। इनके अपॉइंटमेंट्स वैसे होंगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और उनका वर्ड जो है वो सर्वोपरि होगा, ओनली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अदरवाइज रायशुमारी से ये काम होगा और रायशुमारी करने में कोई बुराई नहीं है जी। दैट इज व्हाट बैलेंस इज ऑल अबाउट, एंड दिस बैलेंस ऑफ पावर टू गिव जिम्मेवारी एंड टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट दिस लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट। अंत में मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं, और वो बात है कि जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीजें की हैं, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस, तो ऐसे में अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जिनको इन्होंने चौकीदार का नाम दिया था, तो जो चौकीदार की सरकार है वो चौकीदार तो चौकीदारी पूरी करेंगे और नवाब को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा और जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। थैंक यू। श्री रंजीत रेड्डी जी। Thank you very much, sir, for providing me this opportunity to speak on a very important and crucial bill which impacts the federal structure of this country. And I feel this is a leitmotif of the Honorable Prime Minister of this country, the democratic values of the democracy, which is considered to be the largest in the world. I, on behalf of my party, strongly oppose the bill, lock, stock and barrel. Sir, Abhi, the fight is very open. The discussions are going on since very long. The topic of discussion is what will happen to the Delhi bureaucracy? Whom should they report to? What is their responsibility? Whose accountability is this? Ye dekhe to, my earlier speakers were talking very high about the responsibilities of the National Capital Civil Services Authority, and unho bol rahe the hum jawabdar hai public ke liye. What has happened to the government elected by the people? No one talks about that. They talk, the Kejriwal government is not doing anything. Let us not talk on all those things. Who was elected to be seated there? That is very important, sir. When the democracy, such a largest democracy, आज का दिन क्या हो रहा सब? जिसकी लाठी है उसकी बैंस है. That is where it is ending up. So when we talk about the responsibilities, हमारे पास एक blockbuster का movie आया था, RRR. So there were two heroic performances by two important heroes, Ram Charan and Rama Rao. This was directed by a sensational director with his creative skills by name Rajmouli. A 3 hours itna important hai, yeah, this is related to this issue also. Because what has happened here, generally in a governance, what happens, the bureaucrats are responsible to the cabinet of ministers and the chief minister. The cabinet of ministers, this is the first hour. The second hour says that the cabinet of ministers and the honorable chief minister are accountable to the state assembly. And the final hour, the state assembly is answerable to the people. So the Oscar-winning movie, because of the dance sequence of Natu between the two heroes, that is what is going to happen in this situation, sir. So it has to be a Natu between the chief minister of Delhi and the home minister, directed by the prime minister. Is that what has to happen, sir? No, this is what is going to happen now, finally. The earlier speakers were speaking so much about all these things. The people are matured enough to what is happening in the country. We will be happy if the people are matured enough and see what is happening in the country, sir. So finally, the Delhi bureaucracy has to report to whom is very important. If they are to report to the LG, who is non-elected, or reported to the people-elected governance. This is what has to be decided today, sir. Because when the Honorable Home Minister was talking about the convenience of the judgment, he says, "Oh, taro acha padna tha." Acha hi padte, sir. Sab log acha padte. What exactly the opposition is raising? Let them answer for that also. The clause 239AA clearly says
as per the Constitution, the Legislative Assembly shall have the power to make laws whole or part of the NCT. Which is inclusive of what state subject and the concurrent list also. When the services are removed, what will happen, sir? हम तो गठबंधन में पार्ट नहीं होता, होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे. We are not part of गठबंधन, but I am telling you, the center we can understand has overriding powers, but these overriding powers have to be used how, sir? Rationally, ethically, democratically, and morally also. How ethically and morally, 100% this is against the 239 AA, sir. This is not only applicable to a Delhi governance, sir. It is applicable to all the states where the opposition parties are there. What has happened to Jammu and Kashmir? The unitary, it was reduced to UT because of some other reasons. But elected government was demolished also. So we are not against the ordinances. Ordinances have to be moved. This government has moved 80, they have promulgated 80 ordinances. But no ordinance should violate the fundamental federal and democratic values of the governance, sir. If the bureaucracy has to report it a non-elected person, what should the elected government do? That is finally what is happening here. And as Lekiji was saying, that they have created an authority, National Capital Civil Services Authority. Very good. It is headed by the 3 members. We understand. As the other MPs spoke, it is a matter of the majority. When 2 of them are controlled by the center, what can the Chief Minister do there? And this authority will recommend for the postings, for the transfers, for the disciplinary matters of all the bureaucrats. When they can do that, she cannot disturb us. We are not disturbed her also. We are not disturbed her, sir. I am not yielding, sir. Sir, I am not yielding, sir. We are not disturbed her also. When the authority, no, sir. I am not yielding, sir. Why should we yield, sir? When the authority can recommend everything and when the LG can take a call on that, what is the role of the authority? What is the role of the Chief Minister there? It is the LG who decides what exactly has to happen. What is happening? The ordinance is just spoken about and the things are happening in Delhi, sir. The State Vigilance Minister was saying that. And in some other department also, what is happening? A case was fought. Thank you. Sir, 2 minutes, sir. But कीजिए. there are so many authorities. There are 50 authorities which are controlled by the central government. What is the elected government meant for, sir? All these authorities, let it be water regulatory, transport, tourism, jail board, all these are controlled. And these secretaries have started behaving funnily. They would want to report only to the LG, not to the concerned ministers. If this continues, what will happen, sir? Even there is a wording of Supreme Court also, 2018 and 23, which is against this. They clearly says that the LG does not have any independent decision-making power. So if we can draw lines wherever we want, and if we don't want the lines to be drawn, what can the government do, sir? No, this is not the way to do. I honorably request the Home Minister to please retrieve this thing and reconsider and withdraw the bill. We on behalf of my party strongly oppose the bill, sir. Thank you. Shrimati Supriya Sule ji. Thank you, sir. I stand here to oppose the bill brought by the Honorable Home Minister. So the bill is about elected versus the selected. India's a democracy, not a dictatorship as yet. So how an elected government is being demeaned and is going to be run by the selected is my humble question to this government of India right now. The bill is completely undemocratic, unconstitutional, and it's completely against the spirit of cooperative federalism. My learned friend Meenakshi Lekhi ji has just left. She was talking about cooperative federalism and talking about control. I was surprised that in a democracy there's control. So I was slightly confused because these kind of committees are only in countries like China. I don't think India has this kind of control because I still believe it's a democracy. And while she was talking and running down cooperative federalism, I would like to remind her from the BJP, the Honorable Arun Jaitley ji, who I really miss in this house, always eloquently talked about cooperative federalism and how much they wanted to work with the states and empower states, and that's the beauty of India. And she was talking completely against what the BJP original, or maybe this is 2.0, has a different view. I think I need to know the clarification. I don't know whether it's a generation gap. But in a democracy, control is not the right word. It's a dictatorship which is the right word.
The other thing which I wanted to ask her, she was talking in her speech that it's not a full state. I want to very humbly submit to the BJP and ask them, in their manifesto, every Delhi election, the BJP has always asked for a full statehood of Delhi. If I'm wrong, I stand corrected. Anybody can challenge me on this. I'm willing to take my speech back. So when you're talking about a full statehood, so were you lying in the manifesto? Are you lying to the people in Parliament? Parliament is supreme. The Honorable Prime Minister calls it the temple of democracy. So how dare you lie in a temple of democracy? Or are you lying? Then stand up and admit कि हमने जो मैनिफेस्टो में रोका वो झूठ था, हमको ये नहीं था और एक जुमला था और हम माफी चाहते हैं इस देश को. They have to apologize to the government because they have lied to the nation. I want a clear clarification from the Honorable M Minister. Another small question, when they talk about full statehood, sir, in the manifesto, they are talking about full statehood for BJP. I want a clarification from the BJP. Then they are saying Jammu Kashmir, which was a full state, you have broken it into 3 states and for 4 into UTs, and they have not had an elections for 4 years. Standing right here, I have clapped for the Honorable Home Minister when he said, "एक साल में election लूंगा." We had all supported him and clapped for him. 4 साल हो गए सर, जम्मू कश्मीर में आज तक इलेक्शन नहीं. पूरे स्टेट को आपके तोड़ के 3 यूटीज बनाए और 1 यूटी का पावर जिसको आप चाहते थे, बीजेपी चाहती थी कि फुल स्टेट हो. So what is this double-faced all the time policy making of the BJP is my clear question to them. They must answer. There are 2 more questions I want to ask technically, which my friend Pinaki Mishra, I think, is just left. I want to ask this question because the Honorable Home Minister talked about it. He said in Article 239AA7 empowers the Parliament to make a law to supplement the provision contained in Article not to violate. And he, in this same reference, said that this will have to go back to the Supreme Court, which is 3 kilometers away. If it's going to get back and there is ambiguity in it, then why are we discussing this and wasting our time? So this is a clarification government share, because the Honorable Home Minister also talked about 239AA7, and so did Pinaki Mishra, who's supporting this, but still saying it will go back because there's ambiguity. So then what is the importance and relevance of Parliament? Can we get a clear clarification, because it's confusing all of us. Another point about the same thing about Article 239AA. It says in Parliament does not enjoy concurrent powers of lawmaking at the issue services under the entry 41 list 2, but no exercise of concurrent powers allows the Parliament to withdraw the same power from the Delhi government. What does this mean, sir? It's a complete contradiction. So if what we are discussing is going to get struck down, whose ego are we pandering here? Who are we intimidating here is my question to this government. Another few questions I want to ask. They talked about Delhi Services Authority. Delhi Service Authority, I have 3 questions. This is similar to the China model, sir. In clause 45D, my question to them is the committees of 3 people. Majority wins so far in a democracy, unless it will change to a dictatorship, I'm not sure. By the way, the people in the power are intimidating us all the time. But we want to ask them, mother of democracy. My question to them is that if there are 3 people and majority wins, 2 secretaries versus 1 chief minister. So if the elected chief minister, who is elected by the people of Delhi, is vetoed by 2 secretaries, then what happened? Appointed will decide. So selected versus appointed. See, there you go. Appointed. My second question to the government is, so will the chief minister be rejected? My first question. My second question is, will the 2 officers overturn the power of a chief minister? Is my question to this government. One more question. Can the LG rule what the Honorable Chief Minister has decided? He can overrule. What is this? So then that leaves the government powerless. Then why have a government in Delhi? Is this what the final agenda is? So this is my clear 3 questions to... No, 2 small questions which I really need a clarification. Just 2 minutes, sir. See, बड़ी विनम्रता से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, बड़ी विनम्रता से. They talked about morality, which is a good thing. Morality तो होनी चाहिए. और हमेशा बीजेपी हमको कहती है 2014 और 19 में डंके की चोट पे हमको जनादेश दिया था. अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ डेमोक्रेसी. आप जीते, हमारे हम मानते हैं. फिर केजरीवाल जी को 1 रूल और इनको 1 रूल, ऐसे कैसे? अगर इस देश के, इस दिल्ली ने
जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी है। ये कौन सा न्याय होगा? इट्स रियली अनफेयर सर। तो ये लोकतंत्र है। ये कहते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली भी मिली और पंजाब भी मिला, हाँ मिला, बट लोकतंत्र है ये सर। So whether you like it or not, today, whether anybody likes it or not, today Punjab and Delhi is ruled by Aam Aadmi Party and not by rigging any election. And if Meenakshi Lekhi ji said rig or election, then what was your government doing? You're saying Punjab was rigged? Was Delhi rigged? Is my question to the government. I want to ask that. Sir Amalati, ये नैतिकता की बात कर रहे थे। इनका लीड स्पीकर नैतिकता की बात कर रहा था। What was he saying नैतिकता? I didn't disturb anybody. नैतिकता की बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सेक्रेटरी है उनको पकड़ के मारा। सही है बात। Absolutely I agree with her. गलत है। Two wrongs don't make a right. So let's unanimously say कि अगर गलती हो गई है किसी भी राज्य में, अगर दिल्ली की सरकार ने किसी चीफ सेक्रेटरी को बांधा है वो गलत है। आई एग्री विथ यू मीनाक्षी, इट इज रॉन्ग, बट देन प्लीज टेल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेयर योर 105 MLAs आर देयर, वहां 3 लोगों ने, एक बीजेपी के एमएलए ने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा, एक बीजेपी एमएलए ने उसको बांधा और एक इनके एमपी जो इनका है उन्होंने भी एक थप्पड़ मारा अधिकारी को। सो अगर दिल्ली में भी गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है। सो व्हाई कांट बी यूनानिमसली पास दिस? सर एलिगेशंस कांट बी वन वे। सर गठबंधन की बात, 2 वेरी स्मॉल पॉइंट, उन्होंने गठबंधन की बात की। आई हैव नो प्रॉब्लम, लोकतंत्र में कोई भी गठबंधन करता है। इनको बहुत शौक है 2 चीजों को बोलने का। एक बड़े संक्षेप में कह दूंगी और बड़ी विनम्रता से, सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ, चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर डेमोक्रेसी सर। इन्हें कहते हैं परिवारवाद। मानती हूँ, मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही, मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है। लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जीके वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉनरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार, वो सब मेरिट और हम सब परिवार। ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है। जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एंड देन अनदर थिंग, सिलेक्टिव एमनीसिया होता है सर, और इनके एमएलए, एमपी, मंत्री सारे पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी वहां चल जाती है। हम करें तो प्रॉब्लम और नहीं। और अनदर थिंग व्हाट दे सेड, दिस नीड्स टू कम ऑन रिकॉर्ड सर, वेरी स्मॉल पॉइंट विच माय फ्रेंड दयानिधि मारन से एनसीपी, इन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी। ठीक है, उन्होंने कहा, बट ये भी कहते थे, मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो एनसीपी है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। So can I get a clarification from this government? Now they are in government with them. So they should take their word back. Yes, the Nationalist Congress Party, it is not a naturally corrupt party. इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए. And I want to clarify that it doesn't work. So when we are against you, we are bad. Okay, when we join you, we are good. ऐसा नहीं होता. Dr. S.T. Hassan ji. Democratic system. I stand here opposing this. They are intimidating people. This will not happen. This country has always fought against intimidacy. We will fight it and we will win this game. Thank you, sir. Thank you, sir. जी सर, हम तो ये समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 57 एक सेकंड जी। 357 जी 357 कहता है कि आप यदि किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अधिकार है। मीनाक्षी लेखी जी का उन्होंने नाम लिया है, आप कृपया उनको इजाजत नहीं, वो कह रही है क्या वो बोलने को नहीं, अधिकार तो है, लेकिन वो मैंने उनसे पूछा, बैठिए निशिकांत जी बैठिए, मैंने उनसे पूछा आप कुछ कहेंगी, मैंने इशारे में पूछा। प्लीज सर बोलिए। सर मैंने जो बात कही थी, मैंने कहा था चुनाव कैसे जीता, मतलब झूठे वायदे एक उसमें हो सकता है, रिगिंग वाली बात जो थी उसका मैंने पंचायत वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया था, वो उदाहरण दिया था मैंने, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास किया, तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए
कि झूठे वायदे कि बिजली माफ और पानी हाफ, वो बिजली पानी माफ और बिजली हाफ, वो भी दिल्ली देख रही है, वो सब भी दिल्ली देख रही है और इसी कारण से वो जीते हैं। अपने वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। और जहां तक गिरगिट की कहानी में एक कैमियो रोल रह गया, वो है गिरगिट का। तो आज गिरगिट कह रहा था कि मैं चुल्लू पर पानी में डूबना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कुर्सी के लिए एक शहर के आधे राज्य के 1/4 मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं। ओके नाउ डॉक्टर हसन, डॉक्टर स्टेशन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम तो ये समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकार ने इसको ब्यूरोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, मेरा अपने साथियों से ये सवाल है, क्या आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में हैं या नहीं है? मंत्री जी मुझे बताने का कष्ट करें। हमारी देश की राजनीति के बहुत बड़े लीजेंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या ख्याल था इस बारे में आप सबको पता है। वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में थे। आज आप क्यों इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आपने कम कर दिया, डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स पे हावी कर दिया। ब्यूरोक्रेट्स का होना तो ये चाहिए था जैसे कि मेयर नगर आयुक्त का सीआर लिखता है, उसी तरह से हम सारे सांसद और विधायक अपने यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का गोपनीय रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी, ताकि इन पे कंट्रोल ले। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर को भी एलजी का और राज्यपाल का सीआर लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोटालों की बात कर रहे हैं, घोटाले कम से कम ये आपके मुंह से शोभा नहीं देते। आपने तो इन 9 सालों में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अडानी से लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तक हम कौन कौन से घोटाले गिनाए? आपने कौन कौन से घोटाले गिनाए? सर हर घोटाले की जांच होनी चाहिए। हमारे पास एजेंसीज हैं, जो भी घोटाला कर रहा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन सर इस तरह से अगर आप इसको पूर्ण राज्य देने का दर्जा नहीं देना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों कराते हैं? बंद करिए इलेक्शन, ये क्यों ड्रामा चल रहा है? और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं तो पूरा अधिकार दिए चीफ मिनिस्टर को कि ठीक से वह गवर्नेंस कर सके, वरना ये अधिकारी किसी को कुछ करने नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chairman. I am rising on behalf of my party to strongly oppose the government of the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Let me make it clear at the outset that this bill is no ordinary piece of legislation. It represents a grave chapter in the history of the Indian Republic, seeking to ratify an ordinance that in many ways is an assault on our democratic heritage and the spirit of federalism. During the introduction of the bill itself, sir, I had filed a motion strongly opposing its very introduction in this House at a time when a motion of no confidence is pending for discussion. In fact, the Bhagavad Gita of Parliamentary Practice and Procedure, Call and Shaktar, page 772, explicitly states, when the leave of the House to the moving of a motion of no confidence has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the government till the motion of no confidence is disposed of. Sir, in 27 no confidence motions brought since independence to this House, no bills were debated and passed before this government did so with 2 bills in 2018. Therefore, such an improper introduction of a substantive policy change while a no-confidence motion is pending is against democratic morality, to use a word much favoured by the Treasury benches. Let me remind my colleagues in this House that it was almost 4 years ago exactly when this government unceremoniously passed a bill that sealed the fate of a state government practically overnight, in the rampant disregard for the basic constitutional relationship of the people of Jammu and Kashmir to the Republic of India, without consulting them or their elected representatives. This government showcased the same attitude that we are seeing today.
a breathtaking betrayal of our democratic political traditions, culture, and utter contempt for the people of the state and of the value of the political representation that these citizens of India give themselves through elections. 4 years later, we're back in the House with a government that is clearly bringing the same attitude to our national capital. We saw when the Home Minister spoke. Sir, I'm sorry, I'm not yielding. I'm not yielding. Point of order में yielding की बात नहीं होती. Point of order is point of order. Please, This is my right. Listen. No. It is yield or not. This is my right. Ridiculous. Yes, it is right of the House. 52-1. जी. 52-1. अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा सर. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का उसको रोज सुन रहा है और उसके बारे में इन्होंने बिना कुछ कहे हुए अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया. Sir, I am referring to something that happened in this House 4 years ago. Okay. It's a ridiculous point of order, sir. Now, the Home Minister, in introducing this bill, attempted to invoke Nehruji in his support. And I think that the expression that my friend Dayanidhi Maran was quoting in Tamil was that the devil can quote scripture for his own purposes. The truth is that times change, sir. Times change, and with that, facts change as well. There were no elected representatives for Delhi in an assembly in those days, sir. We were talking about a different Delhi and we were talking about a different India. Today, 75 years have happened since independence, 76. In any case, I have to say to my dear friends in the Treasury benches, you oppose everything Nehru said, you oppose everything Nehru stood for, so why not this one too? Oppose him saying that Delhi should be under the central government. That will be the end of the conversation. They also went on about alliance politics, but let me stress, Mr. Chairman, this is not about alliance politics. This is about a principle. And the principle is that the Democratic and Federal Republic of India finds a grave shadow cast upon it today, sir. The Union of States, so original and aspirational in its genesis, faces a crisis of the federal division of powers. We saw the Minister of State for External Affairs choosing to intervene on internal affairs. Fine, that's your party's prerogative. But the fact is that she asserted that India is not federal. She said it 3 times. Why then do we have a state list, a concurrent list, a union list? Because we are federal. I'm sorry, ma'am, I'm not yielding. I'm sorry. I'm responding to a debate, to a point made in a debate. I have every right to do so, sir. Why does the government and the Prime Minister speak of cooperative federalism if she is right and we are not federal? Obviously, the government wants to sing the virtues of cooperative federalism, but in stark contrast to that, we see the ruling party impinging upon the sovereign domain of the states, from vacillating on GST dues and Manrega payments to states, to bulldozing through laws and subjects from the state list. A blatant subversion of the constitutional separation of powers is taking place again today through this bill. The difference is that this time around, the Honourable Supreme Court was loud, clear and unequivocal, and the government seems determined to ignore it. Let me set out before the House the 3 dangerous prongs of this amendment, sir. It removes services from the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly. In other words, it amends the Constitution without being a Constituent Assembly, a constitutional amendment bill. Second, it establishes this National Capital Civil Services Authority, consisting, as everyone has pointed out, of the Chief Minister, Chief Secretary, Principal Home Secretary. Now, the authority in which the elected CM can be outvoted by the other 2 can even convene on the basis of quorum of 2. So even without the CM, the 2 officials can get together and decide anything they like, sir. They can make then recommendations to the Lieutenant Governor regarding transfers, postings, officials, disciplinary matters, and bureaucrats are going to henceforth exercise authority that voters have given to their elected public representatives. If BJP was in power in Delhi, sir, would they have accepted this? It seems the case of where you stand depends on where you sit. Now, third point, sir. The bill empowers the Lieutenant Governor to exercise his sole discretion on several matters, including those related to this civil services, the summoning, prorogation and dissolution of the Delhi Legislative Assembly. So this implies that the elected Chief Minister may even be unable to convene a session needed for essential government business. The LG can overrule him. Even a unanimous decision of this authority can be overruled by the LG. He can define the powers and duties of the officers of the Delhi government, superseding the ministers. Now, sir, executive lawmaking through an ordinance
as the Supreme Court held in DC Wadhwa 1987, is only to meet an extraordinary situation and cannot be perverted to serve political ends, quote unquote, from the Supreme Court. But the government's arguments, even today, were all political, sir. And what is interesting is it has intervened on political grounds in a brazen manner. Most crucially, they have added this subject of the exemption of services to the existing exemptions in the Constitution: land, public order and police, under Article 239AA, which everyone has been citing. To do it without amending the Constitution, which requires a two-thirds majority and a different process, is an act of constitutional subterfuge, sir. Now, how ironic that when the Supreme Court has said that there is a complete breakdown of constitutional machinery in Manipur, you don't want to discuss it. But when you want to amend the constitutional machinery when it is functioning in working order in Delhi without admitting it. What kind of contradiction this is, sir? Now, is an ordinance or a bill even constitutionally permissible when the very framework of the Constitution's basic structure is being altered? Article 239AA provides the Delhi Legislative Assembly with powers to make laws on subjects in the state list and the concurrent list, barring police, public order and land. Agreed. Parliament, of course, their right, can legislate on subjects under the state list with respect to Delhi, but the bill specifies that the Delhi Legislative Assembly will not have the power to legislate on the subject of services, which actually comes under the state list. So by doing so, the bill effectively expands the subjects that the Delhi Assembly cannot legislate on, and therefore is changing the constitutional framework. Under Article 368 of the Constitution, a constitutional amendment has to be initiated for such an action. So I ask you, Mr. Chairman, sir, how can you admit this bill except under the rubric of a constitutional amendment bill? It just seems to me, sir, this is completely out of order in terms of the procedures of this House. Now, let me take you back to what the Court has said in its judgment of May 2023. The Supreme Court has argued that democratic government rests on a triple chain of accountability. Civil servants are accountable to ministers, ministers are accountable to legislators, and legislators are accountable to the electorate. That is how we all function, sir. That's our democracy. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its own domain, then this key principle of the triple chain of collective responsibility becomes redundant, sir. By severing the first link of the triple chain of accountability, the bill is essentially contradicting the principles of parliamentary democracy in the very year that the Prime Minister has hailed us as the mother of all democracy. Can a mother treat her children this way, sir? Now, I do want to say, sir, Article 239AA, which... Huh? Even stepmothers would not do this, I assure you. Conferred a special status on the National Capital Territory, constitutionally entrenched a representative form of government, and incorporated a spirit of federalism so that the residents of the capital of India have a say in how they are governed, sir. It is a responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who elected them, sir. Now, the Supreme Court has said that Delhi has a sui generis status. They keep saying it's not a full state, but it has a special status. The court noted that the principles of federalism and democracy are interlinked, since the state's exercise of legislative power gives effect to people's aspirations, and that federalism, I'm quoting the Supreme Court, creates dual manifestations of public will in which the priorities of the two sets of governments are not just bound to be different, but are intended to be different, quote unquote. So what are they talking about, sir, on the Treasury benches? Now, the Supreme Court's May judgment reiterates the principle spelt out by its 2018 judgment that ministers bear responsibility before the legislature for every action undertaken by public officials in their respective department. The court has observed a paramount feature of the federal constitution is this distribution of powers in such a way that the ministers exercise their exclusive power over administration. Now, how can you then say that a minister is responsible for an official who in fact can supersede him on the provisions of this bill? If you are a minister, Mr. Chairman, sir, and your official is taking a decision you don't approve of, how are you accountable? What happened to the core principle of parliamentary democracy, sir? And you cannot hold your officials accountable even for bureaucratic delays. They are larger than you, sir. As Supriya Sule said, the selected are overtaking the elected. Now,
The Lieutenant Governor under Article 239AA has to act on the aid and advice of the Council of Ministers, except when exercising discretionary powers. Now, the Transaction of Business Rules of the Government of NCT Delhi, 1993, provides that certain matters must be submitted to the LG through the Chief Minister and Chief Secretary for his opinion prior to the issue of any order. And these are spelt out, sir. Peace and tranquility of Delhi, relations of the Delhi government with other state governments, relations of... The bill expands those mentioned matters now to include the relations of the Delhi government with the central government. Additionally, it expands the powers of the Lieutenant Governor's opinion to have sole discretionary power on these matters. If there is any difference of opinion, even on the DMK was making, sir, already in a time when there is a lot of controversy about the powers being exercised by governors in many states, we are now giving the Lieutenant Governor of Delhi an unprecedented degree of power over the elected representatives of the people who are supposed to implement the wishes of the public according even to the Supreme Court, sir. I'll conclude in 2 minutes, sir. The basic point is, you all know, Lieutenant Governors and Governors are supposed to act on the aid and advice of the Council of Ministers on matters within their executive competence. So you're contradicting the 2018 judgment of the Supreme Court, which stated that the decision-making power lies with the elected government. How can this pass the filter of this hallowed house, sir? What we have repeatedly seen under this government is a brazen effort to curtail the autonomy of states. The PM talks about cooperative federalism, but we are witnessing instead coercive federalism, sir, that seeks to centralize all power in the hands of the central government. And the problem is, it looks as if in the new India, some states will come first if they are ruled by the right party, others must remain subservient to the political wishes of those in Delhi. I want to conclude, sir, with just 2 more thoughts. The first is, there are multiple aspects to this bill. There's been not to the bill specifically, but to what the bill represents. The cultural aspect of assaults on states' rights by the unjustified push towards imposing Hindi on the southern states. There's a law and enforcement angle through the weaponization of independent regulatory and investigative bodies like the ED, the CBI, the IT department. There is also definitely the use of legislation like the Disaster Management Act. We saw an obscure provision of which was used to ride roughshod over states' rights in imposing successive lockdowns during COVID without consulting states. We've seen, sir, in the creation and misuse of the PM Cares Fund, which limited the flow of cash to the state-run Chief Minister's disaster relief funds. We've seen this with the acceleration of centrally sponsored schemes, which now seeks conclude. Sir, I'm just illustrating the problem of states' rights and federalism, sir. So I do want to say, and finally the large number of cesses that are currently being levied by the central government, the proceeds of which are not being shared with states, sir. So I'm sorry to say, is this a new definition of na khaunga, na khane dunga? I'm very, very concerned, sir, that this legislation is putting uniformity and central control over the democratic interests of our country that the Prime Minister hails. And I do want to stress, fundamentally, this is a basic constitutional question. The highest court of the land has ruled in favor of both the spirit and the letter of the Constitution. Sir, we owe ourselves more respect. Sir, Speaker Sahab bolte hain ki is sabha ki garima ko respect karo, sir. We should definitely treat this House with more dignity than to let such a travesty of a bill pass this House. Thank you, sir, and Jai Hind. चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया मुझे इस बिल पर बोलने की इजाज़त देने के लिए। जनाब, मैं द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 की मुखारबत में खड़ा हूँ। जनाब, दरअसल ये एक हमला है आइन पर, और आइन के जो फंडामेंटल, जो बुनियादी आइन की जो रूह है, उस पर ये हमला है। तो जनाब, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यहाँ ये कहा गया है कि फेडरलिज्म, इंडिया एक फेडरल स्टेट नहीं है और ये फेडरलिज्म इसका हिस्सा नहीं, इसके आइन का। जनाब, केशवचंद्र भारती केस में स्पष्ट किया, साफ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसको पामाल किए जाने की कोई इजाज़त नहीं। तो जनाब, दरअसल बात क्या है, मामला ये है कि ये लोकशाही और अफसरशाही के दरमियान एक मामला है। ये प्रयास किया जा रहा है कि अफसरशाही हो और लोकशाही नहीं हो। देखिए जनाब, आइन के तहत जो जब हमने अपने खुद को एक आइन दिया, वी द पीपल, हम अपने आप को आइन दिया, तो हमने एक नजरिया दिया कि ये कहीं मैप आउट किया और ये कहा कि कैसे चलेगा हमारा मुल्क, कैसे चलेगा।
उसमें रियासतों को हुकूक दिए गए और मरकज को हुकूक दिए गए, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी और उनका ये बाज़ाब्ता डिमार्केट किया गया कि उनके स्फीयर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, क्या अपना अपना स्फीयर होगा। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल से कोशिश ये की जा रही है कि जो हुकूक हैं, जो भी इख्तियारात हैं दिल्ली के, वो खुद ले जाए। जब यहाँ बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ, और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये मामूल बन गया इस सरकार का कि आक्रमण करने का आइन पर, और ये आक्रमण हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और दफा 370 और 35A को पामाल किया गया और आइन रोंद कर वो सारे फैसले किए गए। तो जनाब, आप 356 का सहारा लेकर जो किसी भी जगह एक लेबॉर्ट्री बनाया गया जम्मू कश्मीर को, ये जो लेबॉर्ट्री बन गई और तजुर्बा किया गया, वो किसी भी सूबे के साथ, किसी भी स्टेट के साथ किया जा सकता है। 356 का सहारा लेकर एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और सबस्टेंटिव चेंजेस किए गए 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई, जबकि 356 एक इमरजेंसी प्रोविजन है और वो रेस्पेक्टिव है, वो सिर्फ जमहूरियत बहाल करने का एक प्रयास है, एक मामला है। तो जहाँ क्या नहीं, और आजकल क्या क्या जा रहा है, 1.5 करोड़ लोगों को जनाब कोई असेंबली नहीं है 9 साल से, कोई हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं, वही पर आओ ना कि ये उसके साथ मुंसलिक है ना, तो कोई हुकूमत नहीं है और नहीं असेंबली की का इंतखाब करने के लिए, मुंतखब करने के लिए इनके पास कोई हिम्मत है। तो जनाब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है नॉर्मलसी का। जनाब आज जम्मू कश्मीर में छोटे जो ताजर हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनकी जायदादें जब्त कर रहा है। जब असली बिल पर आ रहा हूँ जनाब, कल यहाँ कहा गया कि 800 यूनिट बनाएंगे। आज ही मुझे कश्मीरी पंडित दोस्त ने फोन किया कि नहीं, मुलाजिमों को उनके जो जहाँ पर उनको रखा गया जम्मू कश्मीर में काजीगुंड वगैरह में बिल पर बनाऊंगा। तो जनाब ये भी उसी तसलसल में है जो वहाँ किया गया, ये भी उसी तसलसल में, और यही बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है। कितना एक स्टेटमेंट है कि फेडरलिज्म है ही नहीं इंडिया में, ये फेडरल स्टेट है ही नहीं। अब जनाब इस बिल को देखिए, सारा प्रयास है, सारा मकसद है केंद्रित करना जो भी पावर है, जो भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, ताकि एक चुनी हुई सरकार उस चुनी हुई सरकार के जो हुकूक हैं, उसके जो इख्तियारात हैं, उनको बिल्कुल खत्म किया जाए और उनको बिल्कुल गैर मौसर बनाया जाए। अब जनाब अगर थोड़ा एक देखेंगे जनाब, इसमें प्रयास है, इसमें यह कहा गया कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनानी चाहिए, जिसमें केंद्रित होंगे, जिसमें मरकूज होंगे सारी पावर्स। अब जनाब उसके क्या इख्तियारात हैं, अगर वहां पर सहमति भी हो, अभी कहा गया कि अगर ये होगा कि चीफ मिनिस्टर को वो रूल करेंगे 2 ब्यूरोक्रेट्स जो मरकज के बनाए हुए होंगे, तो ये कैसा सिस्टम है। लेकिन अगर वो सहमति भी हो, फिर भी आप देखिए, फिर भी जो रिकमेंडेशन अगर वो यूनानिमस भी हो, फिर भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दरकिनार करने का और वापस भेजने का। तो जनाब ये कैसा सिस्टम बनाया जाए, कैसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जबकि एक चुनी हुई सरकार जो है, चुनी हुई असेंबली है, उसके जो इख्तियारात है और उसका जो चुना हुआ वजीर आला है, उसको बिल्कुल डाउनग्रेड करके और उसके सारे इख्तियारात को बिल्कुल गैर मौसर करके एक इख्तियारात मरकूज किए जा रहे हैं जो नॉमी है। जैसे आज जम्मू कश्मीर के सिलसिले में सदर जमहूरिया ने खुद की कॉन्फ्रेंस खुद ली, क्योंकि वहाँ के गवर्नर जो थे उनके बनाए हुए थे, वो कैसे कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस हुई जो आइन का तकाजा था, वो दरकिनार किया गया। जहाँ ये डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक तरफ जो दिशा में मुल्क जा रहा है जी, क्या किया जा रहा है, कैसे सूबों को। और जम्मू कश्मीर के मामले में जनाब बाकी जगह जनाब 3 लिस्ट थे, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो खुदमुख्तारी थी उसमें जनाब स्टेट लिस्ट था ही नहीं, क्योंकि जो हमने दिया था केंद्र को सिर्फ वही केंद्र के पास। बार उधर चले जाते हैं, और कहाँ जाओ, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जम्मू कश्मीर के बगैर और कहाँ जाओ। तो जनाब बस कंक्लूड करूंगा। तो जनाब बात यह है कि जनाब ये भी उसी गैर, अब देखिए एक और बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। जब अगर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सामने मामला है, तो प्रॉपर्टी ये है, मॉरलिटी ये है, एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए, वो क्या कहेगा फिर किया जाए। हो नहीं रहा,
जिस तरह यहाँ अमेंडमेंट बिल हो रही है, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ये है कि हम टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उनको अपना फैसला दे दें। जैसे बिल की अमेंडमेंट लाई गई वो भी और उसको ऑपरेशनल किया गया। भाई ये जो मॉरलिटी है, जो इथिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, उसका पास प्लीज। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल को मत करता हूँ और ये मैं इस्दा करता हूँ इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल आईन के मुखालिफ है। जी श्री अब्दुल समद सामदानी जी, जी प्लीज। Thank you, sir. Sir, I oppose this bill. Sir, it is a very critical legislation that is definitely going to upset and disrupt the delicate balance between the center and the states. Sir, it is against the very basic constitutional dictum that India shall be a union of states. I am sorry to say that it is a move for greater centralization against Part 11th of the Constitution, which governs the relation between the center and the state. Sir, this is not well intended, it is ill motivated, and sir, the motivation behind this legislation is very ulterior. It is equal to nullifying the recent constitutional bench verdict, which says, sir, I quote, the subjects of services covered under 41 state list will fall under executive and legislative domains of the Delhi government, unquote. Sir, that is why the legislative quality and the competence of this bill is under question. Sir, we all know that it is against cooperative federalism. Nobody can justify. Whatever points may be brought by the learned members on the other side, you can't conceal the negative aspects of this bill, which goes against the very spirit of cooperative federalism. Sir, it is highly condemnable that potentially divisive issues are brought to focus. It is not for the good of the nation. Maybe it is done by the government in the run-up to the next year's election. But sir, it will not be for the good of the nation. Sir, another worst example for this kind of negative attitude is pitchforking and triggering the dormant and contentious debates around the Uniform Civil Code. That is also done in this juncture. Sir, India has remained uniquely unified despite infinite multiplicities of the country in various spheres of its life. So, sir, we have to protect the values and ethos of cooperative federalism. It is by protecting the diversity alone we will be able to protect the values of federalism. Sir, the diversity cannot be subsumed in an artificial uniformity. That is what we want from the government also. Sir, I can't understand why the government is rushing for and pushing for this kind of negative legislation, which are against the very norms of social, religious, linguistic, ethnic, and political diversity of the country. It is going to surely affect badly our structures of fiscal federalism, linguistic federalism, cultural federalism, and also political federalism. As well as I add our service-oriented federalism, which this new legislation is definitely going to badly affect. So, sir, I have to say that it is an attempt to bolster center's hold on the capital's administration, an encroachment on the remit of the state government, and an expanding the ambit of the center. Sir, we can't understand, instead of intervening in the matters of and setting aright the burning matters in the states like Manipur and Haryana, why the government is bringing forth this kind of
very negative legislations which are against the very spirit of Constitution. This bill under discussion is, sir, against Article 2(3)AA, and also it is against the recommendations of Sarkaria Commission, Venkatachalya Commission. Nobody can conceal this. Sir, the foundation of this enactment is very, very weak. As the poet said, sir, जो शाख नाजुक पे आशियान बनेगा वो नापायदार रहेगा. So, sir, the nest built on a very weak and tender branch of the tree, it will not last. And ये सारी कोशिश सर हो रहा है दिल्ली को जीतने के लिए. दिल्ली को सर हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है. हाँ, दिल जीतने के लिए ये काफी नहीं होगा. इसी तरह के कानून से दिल को जीत नहीं सकते. दिल्ली को जीतने के लिए मोहब्बत, प्यार, रवादारी, भाईचारगी चाहिए. ये आपके पास नहीं है, और इसके लिए राजनीतिक शक्ति भी चाहिए जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है. So, sir, I have to remind the government that the Supreme Court had held that the states are not mere appendages of the center. This is the decision and the declaration made the Supreme Court. And also I have to request the government to pay an urgent notice to Ambedkar's, sir, 1 minute. Ambedkar's December 1952 lecture on conditions precedent for the successful working of democracy. So, sir, what I feel is that this kind of negative legislations will affect the spirit of our federalism, our cooperative federalism, and I oppose this kind of an enactment, and I request the government to withdraw this kind of a legislation. Thank you, sir. Thank you. महोदय, मैं जब आज आ रहा था संसद में तो हमें एक दिल्ली के व्यक्ति मिले, बोले जरा जाके भैया बताना मुझे कि जो व्यक्ति लगातार सबको चोर कहता रहा आज उसी को सही ठहराने कैसे लोग बैठे हैं. मैं छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात सदन को ध्यान रहे अध्यक्ष जी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे जो आज व्यक्ति बैठा है वो पहला मुख्यमंत्री नहीं है, वो 5वां मुख्यमंत्री है. इनके पहले शीला दीक्षित जी बैठी थी, उनके पहले सुषमा स्वराज जी बैठी थी, उनके पहले साहिब सिंह वर्मा जी बैठे थे, और पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे. कभी भी इस तरह का संकट दिल्ली में नहीं आया था जो आज आया है. अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सदस्य लोक लाज की बात कर रहे थे. बिहार के नेता हैं, बिहार के नेता के मुंह से लोक लाज सुन के हमको हमारे भोजपुरी का एक कहावत याद आ रहा था कि सुपवा बोले तो बोले चलनियो बोलत अटे, जना में 72 छेद बाटे. फिर भी सभापति महोदय, हम भी चुन के आए हैं. हमारे साथियों ने कई बार कहा वो चुन के आए हैं, चुन के आए हैं, चुन के आए हैं. हम भी चुन के आए हैं, 2-2 बार चुन के आए हैं. और यही नहीं, हम निगम में भी चुन के आए हैं. और ये सभी चुन के आए हैं जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं. लेकिन पता नहीं क्यों उनको अपने ही कानून बनाने की क्षमता, योग्यता पर संदेह हो गया है. कोई बात नहीं, डिसाइड करेगी देश की जनता. जब कोविड आया था तो याद करिए क्या हुआ था. देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सड़कों पे थे. जब कोविड आया तो ये अस्पताल दिल्ली का दौरा कर रहे थे, और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री थे वो कहीं अंदर बैठ करके पता नहीं कौन सी मच्छरदानी ओढ़ के बैठे हुए थे. जब हमारे दिल्ली में बाढ़ आया तो अमित शाह जी की व्यवस्था संभाल रही थी, और ये व्यक्ति के घर में जब पानी घुसने लगा तब जाके, जैसे कभी कभी वो बिल में पानी जाता है तो कुछ जानवर निकल के आ जाते हैं, उस तरह से ऐसा देखा हमने, और दिल्ली बर्बाद हो गई. मैं आज आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तब या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल में सो रहे होते हैं या तो शराब घोटाले की प्लानिंग कर रहे होते हैं. मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने अब बताना चाहता हूं कि इस डिबेट से वो व्यक्ति बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको तो अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि जो कोविड में किराएदारों से वादा किया था कि किराएदार लोग भागना मत, तुम्हारा किराया दिल्ली सरकार देगी, लेकिन आज तक किराएदारों को यह सुविधा नहीं मिली.
यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथियों ने भी कहा यमुना गंदी कैसे हो गई, डीटीसी घोटाला कैसे हो गया, यहाँ पीएम आवास योजना क्यों नहीं चालू है, यहाँ पे आयुष्मान योजना क्यों दिल्ली में बंद हो गई, यहाँ बुजुर्गों का पेंशन क्यों बंद है, यहाँ जल बोर्ड घोटाला क्यों हो गया, यहाँ गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं 9 साल से बन रहा है। सभापति महोदय, आप वहां बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जहां गरीबों के लिए अनाज कितनी भारी मात्रा में दे रहे हैं, दिल्ली के गलियों में जाइएगा तो अनाज के लिए राशन कार्ड नहीं बनने के कारण लोग रो रहे हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं, कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़कर, पुलिस नहीं होती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। हम चाहते हैं नेताओं पे हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली इस प्रकार से रो रही है। एक नया कॉलेज नहीं 10 साल में, एक नया स्कूल नहीं। ये सवाल अब पूछे तो कौन पूछे। झुग्गी वासियों को घर देने का वादा था दिल्ली मुख्यमंत्री का, देना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री जी को। अभी 3025 लोगों को दिया। कई हमारे साथियों ने पूछा अध्यादेश क्यों आया। आप याद करिए 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो दूसरे दिन जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति फोन पे कहा है कि ये व्यक्ति मेरा खास है, इसको 100 करोड़ रुपया दे देना, वो जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं। आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अभी स्पष्टता भी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा हमारे कई साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि अस्पष्टता को बनाए रखने के लिए यह सदन कानून बना सकता है। उसके बाद भी बिना उस पैरा को पढ़े हुए, पैरा 95 को, इन्होंने तुरंत सवेरे किस अधिकारी का ट्रांसफर किया, जो विजिलेंस ऑफिसर था। मेरे विद्वान साथियों, आप भी सोचो आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो गृह मंत्री जी से कहूंगा कि मुझे कई एंगल से ये शंका हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। सभापति महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आपको मैं बताता हूं क्यों। अभी जब यमुना जी में बाढ़ आया, अभी जब मैं यमुना जी में बाढ़ में गया तो मैं मुख्यमंत्री का एक बयान सुनता हूं, कई लोगों के कागज बह गए हैं, उनके कागज फिर से बनाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं किसके कागज बहे। हम तो जिनके जिनके लिए खाना लेकर के गए, जिनके जिनके लिए हम रोटी लेकर के गए, जिनके लिए हम नाव लेकर के गए, वो तो अपना सारा सामान लेकर के सड़क पे सिर्फ टेंट का इंतजार कर रहे थे। कागज किसका बनाने की बात कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। क्योंकि मुझे बिहार की महिलाओं ने कहा, मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, उनका बयान दे सकता हूं। बिहार की, यूपी की महिलाएं कह रही हैं हमें तो ये मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है। मेरे सभी साथियों, आप विचार करिएगा। और मैं ये बात बताते हुए, हमारे नेता विपक्ष कह रहे थे कि ये किस कारण से ये बिल आ रहा है। सुप्रिया सुले जी यहां बैठी थी, अभी है नहीं, उन्होंने मिस कोट किया सदन को। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य पे हम हमेशा मैनिफेस्टो में देते हैं। मैं तो दिल्ली में 2013 से हूं, न 2013 के चुनाव में, न 2014, न 2015, न 2017, न 19, न 20, कभी भी हमने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। आप इतने बड़े सदन को गुमराह न करें। और जहां तक एलजी की बात है, एलजी वही टोकते हैं जहां संविधान का हनन होता है। सभापति महोदय, मैं G20 होने वाली है दिल्ली में। अभी एक दिन मैं अपने घर में रात के 12:30 बजे सोने की तैयारी कर रहा था, तभी पता चला एलजी महोदय बाहर सड़कों पे पेड़ पौधों की वो सुंदरता देखने आए हैं। मैं हैरान था। मैं घर से बाहर निकला और उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सोए हुए हैं। तब मुझे ये कहना पड़ता है कि सभापति महोदय, ये जो बिल है ये दिल्ली के खुशियों का बिल है। इस बिल को मैं तो प्रार्थना करूंगा आप बहस करिए, बहस करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी साथी बोल रहे हैं, कई दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। लेकिन ये बिल दिल्ली के झुग्गी वासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है। इसको आप सब पास करें, यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के तरफ से
मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ साथ में ये जो बिल आया है, दिल्ली के बारे में जो बिल आया है, उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहा हूं। सभापति महोदय, वैसा देखा जाए तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने विवेचन जो किया, उसमें इस बिल हम क्यों ला रहे हैं इसका स्पष्टता तो की है। और उसी में इस बिल के पीछे जो कपट नीति है केंद्र सरकार की, वो सामने आ चुकी है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2015 के पहले सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 2015 के बाद इस दिल्ली में जिस तरीके से मतदारों ने परिवर्तन निर्माण किया राजकीय क्षेत्र में, और इस परिवर्तन से वहां मतदारों के इच्छा से जो लोगों ने सरकार स्थापित किया, ऐसे आम आदमी के पार्टी के तरफ से जो एक कपट नीति निर्माण हुई, उसके लिए आज का बिल का जन्म हो चुका है। अध्यक्ष सभापति महोदय, वैसा देखा जाए तो दिल्ली ये लोकतंत्र की रक्षा करने वाला, ये लोकशाही का मंदिर में हम सब लोग बैठे, लेकिन दुर्भाग्य से यही लोकशाही के मंदिर में दिल्ली के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत इस बिल के माध्यम से हो रही है, ऐसा डर मुझे लगता है। क्योंकि एक दिल्ली में विधानसभा है, लोगों के माध्यम से पार्षद विधायक चुने जाते हैं, लोगों से माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद का निर्माण हो चुका है। पिछले जो पार्षदों का चुनाव हुआ कारपोरेशन का, इस चुनाव में सारे के सारे दिल्ली में उनका जो रवैया है दिल्ली वासियों का, वो स्पष्ट हो चुका। काफी प्रयासों के बाद में भी वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन न आने के जो एक दिल में उनकी जो ये थी बुरी भावना थी, वो उनके आज तक उनको सता रही थी, और देख रहे थे एक न एक दिन इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। दुर्भाग्य की बात ऐसे सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बावजूद भी 19 मई को आदेश दिया, और दिल्ली में लोकतंत्र से निर्माण हुए राज्यकर्ताओं जो है, राज्य शासन की जो प्रक्रिया है, उन्हें पूरी तरीके से हक प्राप्त होना चाहिए, ये ऐसा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देने के बावजूद वही दिन में ऐसा ऑर्डिनेंस निकालकर लोकतंत्र की हत्या करना और प्रशासकीय अमल में लाना, ये निंदनीय भाव है। इसकी मैं तो निंदा करता हूं, लेकिन पूरे देश के लिए क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी के कृपा से या उस वक्त के हमारे पूर्वजों के कृपा से ये जो लोकतंत्र की जो देन हमें मिली है, ऐसे लोकतंत्र का विसर्जन यमुना नदी में करने की शुरुआत इस राज्य के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है क्या? और सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के आज के जो राज्यकर्ता है, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल हो, कहीं कन्यो, जैसे गृह मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा करके जब बंगलो बनाया, ऐसा उनके बयान में आया है कि एक ही अगर एक कारण है तो आपके पास पिछले कई दिनों से जेब में ईडी का एक राक्षस आप लेकर घूम रहे पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में, बंगाल हो, आसाम हो, एक ईडी का जो है डायरेक्टर, उसका तो इस्तेमाल आप करते आ रहे। महाराष्ट्र की आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे शिवसेना के गद्दार गठ हो या एनसीपी के गद्दार गठ लो, उनके सारे बहुत कई लोगों के ऊपर ईडी का रेड हुई थी, कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। कल भ्रष्टाचार का आरोप करते थे और आज उनको लेकर मंत्रिपरिषद में आप बैठे जी। हाँ, ये तो वॉशिंग मशीन से भी ज्यादा लॉन्ड्री हो चुकी है। ये लॉन्ड्री में डालना, भ्रष्टाचार का आरोप करना, लॉन्ड्री में डालना और मंत्रिपरिषद में लाकर बैठना, दुर्भाग्य की बात ऐसे सभापति महोदय। अभी ये जो एनडीए की जो मीटिंग हुई, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ
बाएं हाथ में दाएं हाथ में भ्रष्टाचार का आरोप जिनके ऊपर हुआ था, ऐसे दो लोग बैठे थे। और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की, ऐसे आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी लंबे दूर बैठे थे। तो ये शासन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है, और इसीलिए आप दिल्ली में एलजी का हाथ में पूरी दिल्ली दे रहे। एक मिनट में सभापति महोदय, 1 मिनट में। दिल्ली में आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं है, तो दिल्ली के सारे जनता का अवमान आप कर रहे हैं। दिल्ली के सारे जनता का, सारे दिल्ली वासियों ने इतनी प्रयासों आप करने के बाद भी कारपोरेशन में बहुमत अरविंद केजरीवाल के पार्टी को प्राप्त करके देने के बाद भी उन्हें स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आप चुनने नहीं दिया कई दिनों तक, मेयर चुनने के लिए नहीं दिया कई दिनों तक। ये कौन सी राजनीति हो सकती है? अभी खुला होगा, चलो एलजी के पास राज दे दो और अपने के लिए जो चाहिए वो करे। इसका ऐसा इस बिल के माध्यम से करने के लिए जा रहे। सभापति महोदय, ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले बिल का शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी कड़ा विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। श्री A.M. आरिफ जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, on behalf of CPIM, I vehemently oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Sir, it is very interesting to note that the Honorable Supreme Court gave its judgment on 11 May, upholding the power of the Delhi government in matters related to Delhi services. And within 7 days, the ordinance was promulgated to override the Supreme Court judgment. Sir, what was the exigency to bring an ordinance in such a hasty manner? According to Article 123(1), the President can promulgate the ordinance only when the circumstances exist which render it necessary for take immediate action. And the Honorable Supreme Court has pointed out several times that power to promulgate ordinance under Article 123 should be exercised with due diligence and caution. Sir, it shows that the BJP government cannot even wait for a single minute to act upon matters which it considers affecting their supremacy. Sir, by interpreting Article 239AA, the Honorable Supreme Court made it clear that the Delhi government has power to make laws and administer civil services. That's why the Honorable Supreme Court limited the role of the Lieutenant Governor over bureaucrats except to 3 specific areas such as public order, police and land. Sir, the Apex Court made it clear that the Lieutenant Governor role is to either act on the aid and advice of the Council of Ministers or implement their decisions. Sir, Supreme Court recognized that concept of federalism applies to Delhi despite it not being accorded the status of a state. Sir, the bill envisages the sitting of new statutory body, National Capital Civil Services Authority, which consists of 2 bureaucrats, Chief Secretary and Principal Secretary of Home, and the Chief Minister of Delhi. Sir, and as decision made by the authority will be based on majority, the opinion of the Chief Minister, who is an elected representative, can be overruled by the bureaucrats who are supposed to work under him. The irony does not stop there. If differences of opinion prevails, the final decision will be made by the Lieutenant Governor, effectively reversing the verdict of the Honorable Supreme Court. So the object of the bill is nothing but to place the Lieutenant Governor of Delhi as an autocratic ruler above the elected government. Sir, because of a non-BJP government is ruling Delhi, the government is trying to sabotage the spirit of the democracy in Delhi. Sir, this government is finding one or other way to jeopardize the people's mandates in the states. Either they will dissolve the assembly and impose governor's rule as done in Kashmir. So, sir, or they will purchase legislators outrightly as we witnessed in many states like Goa, Karnataka and everywhere when non-BJP government comes to power. Sir, and if that also not possible, comes with a bill of this kind of snatch the power using bureaucrats. Sir, and one more practice is there, that of using the enforcement directors, the one and only lifelong Director Sanjay Kumar Mishra to threaten the legislators to seek their side.
Sir, this government is claiming that Supreme Court judgment has given the power to bring a new legislation, if needed, to control the service of the Delhi administration. Sir, why this government is silent on the Supreme Court remarks against the handling of violence in Manipur? So, sir, even after the Supreme Court indicating that there has been complete breakdown of constitutional machinery in Manipur, the BJP has not changed its chief minister from the post. Why BJP central leaders is silent on Manipur? Sir, it is because they have a clear political agenda in Manipur, which is the agenda of RSS. Sir, we have seen how this government tried to bring BJP to power municipalities in Delhi by merging the 4 municipal corporations to one by bringing a legislation in this house. Sir, then we saw how vehemently the BJP has opposed the election of Delhi mayor as they failed to get majority even after court direction to sabotage people's mandates. Sir, after all, you registered a case against the Honorable CM Kejriwal only because he asked about the degree certificate of our PM. So this government is again and again making it clear that they are not ready to accommodate any state or any union territory government that is non-BJP. Sir, it will be repetition. No doubt it will be repetition of what we have seen in Lakshadweep, Kerala, Tamil Nadu and Bengal, where the governors and lieutenant governors are behaving like the puppets in the hands of the union government. No, you Sir, can't say like that. No. Sir, one more. No. Sir, 1 minute. No. The Tamil Nadu governor even ordered the removal of a minister of the cabinet. And his vision that can't go that had to withdraw the order as it went against the constitution. Sir, the bill is with the same intention what you have been doing in the other state to make mockery of the democratic principle using the governors. Sir, I reiterate that this bill is anti-democratic and anti-constitutional against the principles. So I request the government. Please, sir. I thank you, sir, for giving the opportunity. Sir, I stand to oppose the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Sir, let us deal with Article 123. In 2017, Supreme Court in Krishna Kumar held that the ordinance cannot be made to serve an oblique purpose. An ordinance cannot be made to perpetrate a fraud on the constitutional process and to achieve a purportedly oblique purpose. Supreme Court has repeatedly stated ordinance making powers are not routine legislative powers and are supposed to be used solely in emergent situations. The word that has been used by Supreme Court in terms of ordinance is necessity and immediate action, which indicate that ordinance making powers are not to be used on mere whims. This is what this government has done. The court held that where ordinance making powers is based on external grounds and the purpose of ordinance was to perpetrate a constitutional fraud, the courts will interfere and strike down such ordinance. I hope that third time again you lose this case in the Supreme Court. What was this ordinance if not petty politics, sir? In the garb of lawmaking within 8 days of Supreme Court judgment, the purpose was mala fide because it snatched the mandate of the electorate and gave it to an unelected civil servant. This is constitutional fraud being perpetrated in broad daylight. Sir, may I give you an example of what the government proposes to do? Sir, you are a very seasoned politician, a senior politician. Look at section 45I4. It requires that before issuing any order, a minister must submit his proposal to Chief Secretary, Chief Minister and Lieutenant Governor. And the list of that matters submitted to LG is expansive. It includes 45I4, I matters likely to affect peace and tranquility of NCDT, 45I4 subsection 9, any other matter of administrative importance which the President of India may consider necessary. This basically means that before doing anything at all, the ministers will have to seek the permission of Shri Amit Shah. What use having a minister at all? Similarly, sir, let us look at section 45J subsection 3, which places a duty on the Secretary to Council of Ministers to bypass the CM and inform the LG. Similar clause 4 of 45J4 requires the department secretaries to determine that something is likely to cause controversy with the central government, Supreme Court, other state high court. Once they have determined it, they are required to report to LG. The CM is a showpiece. He's a showboy over there. Now, section 45J subsection 5, the chief secretary is required to ignore the order of the CM minister, report to LG anything he determines the violation of the act. Violation of act, you go to court. And that is why we have in our constitution article, sir, you want to speak?
Please. Sir, that is why in our constitution we have Article 311. Every legislator said that if a civil servant doesn't act in good faith, is protected. But you are saying that, oh, if you should determine what is violation, then why do we have courts? Let us go close down the courts. Sir, another example I want to give you, in the recital to the ordinance says that ordinance wants to ensure that the will of the officer of GNCD is represented. Sir, officers have no will of their own. The only will that matters in our democracy is the will of the people that is expressed through elections. This bill which you have brought is horrible, absurd, sir. I mean, this is patently absurd and horrible. Now, sir, it violates the principles of federalism. Why I say elected government is being provided for, but the administrative officers under it are answerable to the union government. To an elected appointee. Principle of federalism clearly applies in this. You have an elected government. The elected government decides the policy, not the officials. I can understand the pressure which the ministers are facing, but for God's sake, don't put your pains on other elected governments. In this way, in a blatantly wrong way, sir. Sir, and I want to, the Honorable Home Minister is here, he quoted Pandit Nehru. Let me quote what Nehru said in 1930, in Ludhiana State People's Conference in 1939. Nehru said, the only final authority and paramount power that we recognize is the will of the people. And then in 1938, our freedom fighters moved a resolution, Haripura, stating that the Purna Swaraj, what was that? It meant freedom for all of India, including princely states. The resolution said that the only kind of federation that can be acceptable is one in which states participate as free units, enjoying the same measure of democratic freedom as the rest of India. Now, the Honorable Home Minister says that they will do a better job. Yes, we know you did a fantastic job when lawyers protested. We know that you did a fantastic job by arresting only one community in Northeast Delhi riots. You did a fantastic job, which will be written in annals of history on January 26 when farmers protested. So what is the point of taking more responsibility when you cannot discharge these responsibilities? Sir, but at the same time, it is unfortunate that it is a lesson for this Delhi government. You supported the removal of 370. So what goes around comes around. You cannot shout victim now. And sir, I want to know from the Honorable Home Minister replies, Atal Bihari Vajpayee government had tabled a bill in this house for complete statehood. Maybe you were there, sir, at that time. You placed a bill in this house for complete statehood. What is your policy? Why is the government demeaning the dignity of this august house? Take your political fights outside this house. We want to know what is your position on that, sir. And also, sir, please, if you want to end this farce, remove our 69th amendment. Remove this farce. Remove our 69th amendment. No need of that. And lastly, sir, why are you opposing this man? He is your genetically modified product. He came out of your think tank. What went wrong? I'm surprised. We knew that he was your man. He's still your man. Ideologically, he's the more closest to you. Maybe you want to use him for some rainy day when you're not in power. But that is a different chapter, sir. So I conclude by saying that I oppose this unconstitutional bill, which violates federalism, which is part of the basic structure of our constitution. This is completely wrong. It will, and moreover, I am warning all regional parties that day is not far when Bengaluru, Chennai, Hyderabad or Mumbai can become union territories. Let us be careful. Thank you, sir. श्रीमती हरसिमरत कौर जी शुक्रिया सर। सर बड़ी चर्चा हो रही है खास तौर पे आम आदमी पार्टी दे वल्लों कि स्टेट्स नूं वध अधिकार दिते जाने चाहिए ने। सर while there is a lot of talk going on about more power, especially from Aam Aadmi Party, who is travelling, Mr. Kejriwal, across the length and breadth of the country, demanding support for more powers for the state of Delhi, I would like to tell this august house that this bill is nothing new. I don't know what the noise is about, because all the things in this bill have already been implemented in Punjab. Punjab is totally under the control of Kejriwal. A leader of a small union territory is ruling the state of Punjab. He is asking for more powers over here, but he has suppressed every power of Punjab, sir. You will be surprised to know, sir, पंजाब में डीजीपी चुनना हो तो केजरीवाल फैसला करता है,
पंजाब में एजीपी लगना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब केजरीवाल फैसला करता है। अरे हमारे पंजाब की राज्यसभा की सीटों में भी दिल्ली के लोग जाके बैठते हैं, तो ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग हाथ में गुहार लाते, मुख्यमंत्री को बोल रहे पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो, तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बढ़ाने के लिए कर्नाटका के स्टेज पे चढ़ा होता है। तो सर ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? हमारा स्टेट तो पूरी तरह आउटसोर्स इनको हो गया है। सो जो प्रैक्टिस करते हैं उसको पहले तो ये प्रीच करें। हर तरीके से पंजाब के साथ इन्होंने धोखा किया है, साडे पैसे उड़ाए जा रहे हैं केजरीवाल नूं चमकाउण वास्ते। जब कोई पंजाब दे पैसों दे नाल कश्मीर तो कन्याकुमारी दे अखबारां ते करोड़ां रुपए दे इश्तिहार निकलदे ने, की लोड़ हैगी इहदी? हर पक्षों पंजाब दे हक, भावें साडे राजधानी दे उत्ते साडा हक होए, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आम आदमी ने कमजोर किया। साडे पानियां च कम आज ये दोनों रल मिल गए ने। सो इट इज अमेजिंग इन पंजाब द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी हैव बिकम वन। Congress and Aam Aadmi Party have become one. The cat is out of the bag. They were always together. Now it has been proved. What further proof is needed? They fought the elections together only to keep Akali Dal out. और अब इनका क्या? यहाँ कह रहे हैं ओहो वेंडेटा हमारे साथ ईडी सीबीआई, तो वहां पे विजिलेंस क्या आम आदमी पार्टी की कांग्रेसियों के साथ? वो तो यही रो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की विजिलेंस हमें मार रही है। So the Congress unit has totally disbanded and discarded their Congress unit of Punjab and they are only together for an unholy alliance, sir. पर sir क्या करेंगे? Alliance unholy नहीं, I would call it a very holy alliance, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो कौन नहीं जानता है। इन्होंने क्या नहीं करा? पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके इतने बड़े पंजाब को हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, दिल्ली राजस्थान सब बना दिया। पंजाब के साथ जो ज्यादती करे, 12 साल तक इन्होंने राज शासन वहां पे लगा के रखा, सिखों के कत्लेआम किए, हमारे अकाल तख्त पे हमले किए। This party has always attacked Punjab and Punjabis and now they have come together to attack that. So ये बात कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई और हर एक तरह की फेडरल चीज की धज्जियां उड़ाई, सारी इंस्टीट्यूशंस पंजाब में वीक कर दिया। आज ये दोनों खतरनाक लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन सर इनको भी ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी जो कर रहे हैं वो भी कोई खास चीज नहीं है। मैं आपको तो उदाहरण देती हूँ, हमारी रिलीजियस बॉडी, हमारी एसजीपीसी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी बाय द सिख्स, एन एक्ट पास बाय दिस पार्लियामेंट। हम सिख अपने एसजीपीसी को इलेक्ट करते हैं हमारे धार्मिक समस्याओं को चलाने के लिए। इंटरस्टेट बॉडी पुराने पंजाब की, हरियाणा सब में, दिल्ली तक, ये क्या करते हैं? ये क्या वही जो वो करते हैं, इंटरफियरिंग इन रिलीजियस राइट्स। मैं आपको अभी बताऊं, हरियाणा की हमारी एसजीपीसी को बिल ये कांग्रेस लेके आई तोड़ने के लिए, उस बिल को इंप्लीमेंट इन्होंने किया, कब्जे गुरुद्वारों को एसजीपीसी को बाहर कर दिया। और ये आम आदमी पार्टी जो पंजाब की है, इनका तो सिख मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा में बिल लाके हमारे एसजीपीसी के ऊपर एक लेजिस्लेशन लाके, डायरेक्ट इंटरफियरेंस एंड टोटल वायलेशन। सो सर ये तीनों, दिस बिल इज अ फास्ट, हम ये बिल, ऐसा बिल कोई ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर में होता है, ये सब गिरगिट हैं, जब कोई इधर बैठता है उधर बैठता है, इनकी सोच बदल जाती है। तो सर कोई फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है कि इमरजेंसी के खिलाफ सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एक दिन से लेके अखीरले दिन तक 18 साल उन्होंने कैद कटी पंजाब के हकादी राखी वास्ते। जैसा आज मैं इस पार्टी को रिमाइंड करना चाहती हूँ, एक चीज बहुत जरूरी चीज इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के... एक सेकंड रुकिए जरा, यदि सदन की इजाजत हो तो समय को 1 घंटा बढ़ा लिया जाए। जी नाउ प्लीज कंक्लूड। सर ये एक ऐतिहासिक चीज इस हाउस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो पावर्स की मोस्ट पावर टू द स्टेट्स की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाते सार ही, आपको हैरानी होगी, एक अग्रीमेंट साइन कर ली पंजाब सरकार और केजरीवाल की सरकार ने, जो कहती है enables two governments to send, receive officials, ministers and other personnel। मतलब एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरफेरेंस के लिए मंत्रियों के नीचे आदमी लगा दिए गए हैं। आप देखिए तो जो उधर की जो ब्यूरोक्रेटिक मीटिंग्स होती है चीफ सेक्रेटरी के साथ, दिल्ली के प्राइवेट बंदे, एक्साइज पॉलिसी, गृह मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ तो आपने पकड़ लिया एक्साइज के बंदों को। यही बंदों ने, यही सरकार ने, यही पॉलिसी जब पंजाब में इंप्लीमेंट करी है और हमारे खजाने का करोड़ों लूट लिया, तो उधर क्यों नहीं आप हाथ लगा रहे हैं? क्यों आप बैठे हुए हैं
से उधर रिएक्शन लीजिए। मैं सवाल पूछती हूँ, किस बात की डिले है? मैं पत्र लेकर कल पत्र आपके पास आएगा, आप अगले हफ्ते तक एक्शन। इतने करोड़ों रुपए के साथ लूट के केजरीवाल को, जो मैं लिख रही हूँ, कल आ जाएगा पत्र। और सर ये भी बता दो, ये करोड़ों रुपए पंजाब के लूट के, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इधर अखबारों में कश्मीर से कम, गुजरात के इलेक्शन में सबसे ज्यादा फेसबुक के एड्स पंजाब सरकार ने दिए उधर केजरीवाल के इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ने के लिए। सो इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रॉबरी को आप रोकिए, मैं आपसे यही करती हूं। अब हमारे चाहे यूनिवर्सिटीज के वीसी हो, कोई भी हो। सो सर आई वुड एंड बाय सेइंग कि सर प्रकाश सिंह बादल जी ने 1996 में प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ किया था और उसमें बादल साहब ने कहा था कि नाउ द रीजनल पार्टीज एंड द नेशनल पार्टीज who believe and strive for the internal autonomy of the states by giving more powers to them are coming together. ये हमारे अलायंस की पहले की बात है। Shiromani Akali Dal is very keen to cooperate with them. We want and demand that Constitution of India should be shaped in such a way that it should be able to fulfill the hopes, aspirations and desires of different regional, linguistic, ethnic, religious and social groups of the country. आज सर, I will request this government, ये मोगा डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट आप करिए, जो आपने उस टाइम बोला था उसको इम्प्लीमेंट करिए। So sir, अकाली दल does not trust them और आम आदमी पार्टी ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जहां बैठते they do not practice what they preach. So I will say that Punjab will stand with any government. आज ये फेडरलिज्म की बात चर्चा हो रही, बड़ी अच्छी बात। ट्रू फेडरलिज्म में बिल लेके आइए, सबसे पहले ठोक के हम आपके साथ खड़ेंगे। श्री प्रवेश वर्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सभापति महोदय, और मेरी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया और मैं इसके समर्थन के लिए यहां पे खड़ा हूं। और मैं शुरुआत में ही सदन को बताना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं, विपक्ष को बताना चाहता हूं, हम जिस दिल्ली की बात करते हैं वो एक यूनियन टेरिटरी है, कोई राज्य नहीं है। बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के अधिकार मांगना और ये सारा विपक्ष आज जो गठबंधन बनाकर उनको समर्थन कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ही विचित्र की बात है। ना जाने कैसे कैसे अपशब्द बोलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जो यहां पर कांग्रेस के लोग बैठे हैं, डीएमके के लोग बैठे हैं, जितने भी पार्टी आज उनको समर्थन कर रही है, कि आज वो सारी बातें सोचकर भी बहुत ही अपमान सी स्थिति हो जाती है कि कैसी बातें गठबंधन को बोला। और आज ये सारे नेता उनके साथ में बैठकर मिलकर उनको सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी बात को 2 लाइन से शुरू करूंगा कि जिनका विरोध करने राजनीति में उतरे, आज करने को गठबंधन उनके यहां पर प्राइवेट जेट से उतरे। आज ये पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ में सारे राज्यों में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की स्थिति को नहीं संभाल रहे, मगर वो सारे राज्यों में जाकर और वो ऐसे प्रधानमंत्री जी को हराना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी आज हमारे देश के गरीबों की चिंता कर रही है, जो आज तक कभी कांग्रेस ने 60 सालों तक नहीं करी। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली, हम जिसको भारत का दिल कहते हैं, वो देश की राजधानी है और विश्व में जितने बड़े बड़े देश हैं, वहां की जो राजधानी होती है उसका संचालन का अधिकार वहां की केंद्र सरकार के पास होता है। हमारी दिल्ली में ये संसद भवन भी है, तो हमारी दिल्ली में सारी नेशनल एजेंसीज के हेडक्वार्टर भी हैं। हमारी राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारी राजधानी दिल्ली में सारे विदेश के एम्बेसीज भी हैं। अब ये सारे अधिकार को चलाने के लिए किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दिया जा सकता। जब आज हमारी राजधानी दिल्ली की बात आती है तो हमारे देश की छवि
हमारे देश की विश्वसनीयता, हमारे देश का वैभव, हमारे देश की प्रतिष्ठा, ये सारे अपना विश्व के पटल पर ताक पर होती है। जब देश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां के लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो आज हम दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। धब्बे हैं, भारत भारत ही रहेगा। मगर बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि मुझे राज्य के अधिकार चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार चाहिए। एक आदमी दुकान पर जाता है टीवी खरीदने के लिए और वो वहां पर सारा मुआयना करके बोलते हैं मुझे ये वाला टीवी खरीदना है। वो दुकानदार बोलता है आपको नहीं देना ये वाला टीवी, और वो अगले दिन फिर जाता है मफलर पहनकर, फिर कहता है मुझे ये वाला टीवी चाहिए, तो वो दुकानदार फिर से मना कर देता है। वो अगले दिन फिर जाता है टोपी पहनकर, मफलर पहनकर, मुझे ये वाला टीवी चाहिए, वो दुकानदार फिर से मना कर देता है। तो वो आदमी पूछता है कि आप ये मेरे को क्यों नहीं बेच रहे? वो दुकानदार कहता है ये टीवी नहीं है, ये माइक्रोवेव है। तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बार बार कहता है मुझे राज्य के अधिकार चाहिए। ये राज्य नहीं है, ये देश की राजधानी है और हमारी यूनियन टेरिटरी है। हमारी दिल्ली में कोई भी सर्विस कमीशन नहीं, हमारी दिल्ली का कोई भी कैडर नहीं होता। सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर को यूटी कैडर के बोले जाते हैं। और हमारे देश की जो 8 हमारी यूटी हैं, दिल्ली के अधिकारी सारे यूटी में सर्विस करते हैं। अब एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सारे राज्यों का सारी यूटी का अधिकार दे देना कि हमारे दिल्ली के अधिकारी का ट्रांसफर दिल्ली के मुख्यमंत्री लक्षद्वीप में करेंगे और वो जम्मू कश्मीर में करेंगे, लद्दाख में करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये संभव ही नहीं हो सकता। वो जो अधिकार मांगते हैं वो क्यों मांगते हैं? वो अधिकार इसलिए मांगते हैं कि आज उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पिछले 6 साल से 6 महीने से जेल में हैं। आज जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पिछले 1.5 साल से जेल में हैं। आज वो जिस कोर्ट की बात करते हैं वही कोर्ट उनको जमानत नहीं देती है। 1.5 साल से जो स्वास्थ्य मंत्री सड़ रहा है वहां पर, वो कौन से आरोप में गया? वो हवाला के आरोप में गया। और जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है वो शराब घोटाले में जेल में गया। और एक इनका मंत्री एक महिला की इज्जत लूटकर राशन कार्ड के नाम पर, और वो जेल गया। तो ऐसे इनके मंत्री जो आज जेल में जा रहे हो और जिनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही, ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। ये वही सरकार है जो 2013 में मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मैं भी विधायक बना, और ये कांग्रेस के साथ में समर्थन कर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, मगर कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाई। और वो सरकार क्यों गिराई? जन लोकपाल करके कि मैं जन लोकपाल लेकर आ रहा हूं, वो मुद्दे पर सरकार गिरा दी। मगर आज 8.5 साल हो गए दिल्ली में जन लोकपाल नहीं आया है। ये इतना झूठा व्यक्ति है आज जो दिल्ली के लोगों को मिला है। और ये सदन को जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 8.5 साल से सरकार में है। 8.5 साल से वो 8 बार भी अब अपने सचिवालय नहीं गए। 8 बार भी वो सारे आईएएस ऑफिसर को अपने घर पर बुलाते हैं। और एक बार उन्होंने दिल्ली के जो पहले मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश जी, रात को उनको अपने घर पर बुलाकर अपने विधायकों द्वारा उनकी पिटाई कराई। आज भी वो केस चल रहा है। तो क्या कोई सोच सकता है एक मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव को पीटता हो? एक मुख्यमंत्री आईएएस ऑफिसर को बुला के उनकी बेइज्जती करता हो और वहां पर उनको गालियां देता हो, और फिर ये बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हमें मिलना चाहिए। जब दिल्ली में कोविड आया तो ये वही मुख्यमंत्री है दिल्ली के जिन्होंने
हमको संभालने की बजाय, गरीब लोगों को संभालने की बजाय, यूपी बिहार के लोगों को संभालने की बजाय लाखों लोगों को बॉर्डर पर भेज दिया मरने के लिए कि आप अपने अपने राज्य चले जाइए। वो तो हमारी सरकार थी, हमारे गृह मंत्री जी थे, हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने दिल्ली में हॉस्पिटल बनाए, हमारे लोगों को वैक्सीन दी, हमारे लोगों को इंजेक्शन दिया और आज हमारे दिल्ली के लोगों की जान बचाई। वरना दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमको अपना मरने के लिए छोड़ दिया था। और क्या बोलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? वो कहते हैं कि बिहार के लोग तो केवल 500 रुपए का टिकट लेते हैं, दिल्ली में आते हैं, लाखों का इलाज करते और चले जाते हैं। जो आज ये नीतीश कुमार जी के आदमी बैठे, यहाँ पे सांसद बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि आप हमारे बिहारियों के लिए ऐसा क्यों बोलते हैं? और दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? और दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि ये जो तमिलनाडु से बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और वो यहाँ की सीटों पर कब्जा कर लेते हैं, तो मैं डीएमके से पूछना चाहता हूं, कभी आपने, जो आपका गठबंधन का साथी है, आपने कभी उससे पूछा हमारे बच्चों को दिल्ली में पढ़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो ये गठबंधन तो कर रहे हैं, वो इनको गाली दे रहे हैं, और जैसे ये बिल पास होगा ये सारा गठबंधन बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगा, ढर जाएगा। ये एक दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के सिपाही, हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो उनकी सुरक्षा भी करते हैं, उनके मंत्रियों की भी सुरक्षा करते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के ठुल्ले। अगर ऐसा कोई शब्द का प्रयोग करेगा तो क्या कोई आईपीएस ऑफिसर उसके अंदर में काम कर सकता है? क्या हम उसको अधिकार दे सकते हैं दिल्ली पुलिस को संभालने के लिए? ये हमारे दिल्ली में सबसे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ 1993 में, और उसके बाद से जब तक केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक कभी किसी सरकार ने शिकायत नहीं करी। हमारे यहां पर बीजेपी की सरकार रही तो ऊपर कांग्रेस की और हमारी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी, ऊपर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार होती थी, मगर आपस में कभी कोई नहीं लड़। ये पहली बार 2014 के बाद हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने झूठे वायदे करके पूरे नहीं कर पाए, वो अपनी विफलता के कारण में एलजी को दोष देते हैं, प्रधानमंत्री को दोष देते हैं, और उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, एक भी स्कूल नहीं बनाया, और वो कहते थे 50 कॉलेज बनाऊंगा, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, और उन्होंने कहा था 20 हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो जब भी चुनाव आता है तो बड़ा बड़ा वो वायदा करते हैं मैं अपना बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, तब कोई उनको ऑफिसर नहीं रोकता, तब हमारे उपराज्यपाल उनको नहीं रोकते, मगर जब वो काम नहीं कर पाते तब वो उपराज्यपाल का, प्रधानमंत्री जी का बहाना लेते हैं। तो आज तो ये हालत हो गई है कि आज इनकी सारी सरकारी जेल में है, क्योंकि घोटालों में इतना कमा लिया है कि अब तिहाड़ जेल को ही अपना पार्टी का कार्यालय बना लिया है। सारे मंत्री जेल जा रहे। मैं अध्यक्ष जी इस बिल का समर्थन कर रहा हूं, और यहां पर जितने गठबंधन के लोग बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये अगर आप जो इसको अधिकार देने की बात कर रहे हैं ना, अगर इसको अधिकार मिल गया तो अभी इसने पीछे एक हमारे दिल्ली में फीडबैक यूनिट बनाया था, और वो फीडबैक यूनिट में हमारे एलजी ऑफिस का, सभी सांसदों का, सभी बीजेपी के विधायक का, आईएएस आईपीएस ऑफिसर का इसने फोन को अपना टैप करना शुरू कर दिया था। अगर ये जो गठबंधन के लोग बैठे हैं, अगर आप उनको अधिकार दे देंगे तो आपके सारे फोन भी केजरीवाल टैप करेगा, फिर आपको अपना चिंता होगी। इसलिए मैं ये बिल का समर्थन कर रहा हूं, और आखिर में 2 लाइन बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि अन्ना आंदोलन के वो महान असूल वो सारे यमुना में बह गए, और रामलीला मैदान से निकलकर सरजी आज केवल अपने विज्ञापन में सिमट कर रह गए। ये केवल विज्ञापन की सरकार है, 13,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन से ये सरकार चल रही है, और कोई कारण नहीं है।
इसलिए मैं सभी सदन का मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि इस बिल का समर्थन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कार्ति चिदम्बरम जी। Thank you, sir. Sir, this is a very paradoxical government. Where it has to intervene, it does not intervene. Where it should not intervene, it meddles. Manipur is burning. 100 people are dead. Ethnic violence is happening there. Women are murdered. Looting and arson is happening. This government has 355 and 356, which it can use to intervene, but it does not choose to intervene. But it intervenes in places where its political capital is low. Like in Kashmir, they abrogate 370, degrade a state, demote a state, make it into 3 union territories because they don't have political capital there. They need to dismember it. That's exactly what they're doing to Delhi with this anti-federal and a pro-colonial law. They have lost successive local elections here. They have lost successive state elections here. So in order to meddle, they are bringing this law here. They do not want to act when Manipur is burning. They were mute and blind to the atrocities which are happening there. But they want to meddle in places where their political capital is low. Sir, this bill is totally anti-federal and completely colonial. A lieutenant governor with an unelected lieutenant governor with this unbridled power reeks of colonialism. Our honorable Prime Minister always says that this country has to move away from its colonial past. But I tell you, sir, that this government is more colonial than our past colonial masters. They want unelected people to rule, unelected representatives theirs to rule over the population. Sir, the sections here, which other colleagues have all alluded to, the NCCSA, basically the National Capital Civil Service Authority, is made up of 3 people, 2 of which are bureaucrats. One is the Chief Secretary, the other is the Principal Home Secretary. The third is the Chief Minister. The 2 of them can overrule the Chief Minister. The 2 of them can even convene a meeting because the quorum is only 2. And on top of that, if by some chance there is unanimity among all 3, the Lieutenant Governor can overrule them. In fact, by the vehemence of the speeches from my colleagues on the other side, particularly the MPs of Delhi, I think the real job they all want is to be Lieutenant Governor and not contest the next election as MPs. That is why they are all supporting this bill with such great vehemence. Kindly conclude. Your time is 3 minutes. This bill goes against the federal spirit. This bill goes against the sentiments expressed by the Supreme Court. This bill is going in a path where one day, because of your brute majority, you have such a big majority, you can pass any law. Tomorrow morning, you can say all the crows are white and you can pass a law and that will also get passed in this house. I don't expect you to change your minds about anything. This bill, sir, this bill will lead to a path like what's happening in Israel today, a country which they profess great friendship with. It always baffles me how the ruling party says they're friends with Israel, but they admire Hitler. Thank you very much. Thank you very much. Sir, one more minute. Can you conclude? Thank you. Sir, this bill will one day negate the Supreme Court of India, like what is happening in Israel. There'll be civic strike there. Sir, mark my words. India is watching. India is angry. India will give you a befitting reply for your anti-federal and pro-colonial laws which you are bringing in. Thank you very much. Thank you. Sri K. Subrayam ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, मेरा Communist Party India சார்பில் நான் இந்த பில்லை கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். You have 3 minutes. Kindly conclude in 3 minutes. What? You have a 3 minutes time. So kindly conclude in 3 minutes. Okay. இந்த பில் பழிவாங்கும் தன்மை உண்டது. அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது. ஜனநாயக மரபுகளை கொல்லுகிற முறையில் இந்த பில் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகி இருக்கிறது. எனவே இதை சிபிஐ சார்பில் நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். ஒன்று, டெல்லியில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள கெஜ்ரிவாலை தண்டிப்பதற்காக ஆட்சியாளர்கள் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். தங்களை தோற்கடித்தவர்களை சகித்துக் கொள்ளுகிற ஜனநாயக பண்பே பிஜேபியிடம் இல்லை என்பதைத்தான் இந்த பில் காட்டுகிறது. அதேபோல் தனக்கு எதிராக தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் நீர்த்து போக செய்வதற்காக இந்த பில் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகியிருக்கிறது. எனவே ஜனநாயக ரீதியிலும் அரசியல் சட்ட ரீதியிலும் அவருக்கு எதிரான முறையில் நடந்து கொள்ளுகிற இந்த சட்ட முன்வடிவை கடுமையாக எதிர்ப்பதோடு
இதை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்றும் நான் வற்புறுத்துகிறேன். அதேபோல் இங்கே ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பில் யாருக்கு அதிகாரம்? மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குத்தான் அதிகாரம். ஆனால் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தால் கெஜ்ரிவால் அங்கே அதிகாரம் பெற்று விடுவார் என்பதற்காக 2 செக்ரட்டரிஸ் உள்ளே நுழைத்து அந்த அதிகாரம் அவர் செலுத்த இயலாதவாறு தடுக்கிறார்களே, இவர்கள் உண்மையில் ஜனநாயகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களா? ஜனநாயகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பண்பு இருந்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சருக்கு அந்த சட்டமன்றத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கியிருக்க வேண்டும். அதை விடுத்து தங்களுடைய கையாட்களாக 2 செயலாளர்களை போட்டு அதிகாரம் செலுத்த அனுமதித்திருப்பது கண்டனத்திற்குரியதாகும். பொதுவாகவே பிஜேபி தனக்கு எதிரான கருத்தோட்டத்தையோ தனக்கு எதிரான கருத்து தெரிவிப்பவர்களையோ ஜீரணிக்கவே மாட்டார்கள், பழி தீர்ப்பார்கள். அந்த பழி தீர்க்கிற ஒரு ஸ்தூலமான வடிவம்தான் இந்த பில். எனவே இந்த பில் ஜனநாயக விரோதமானது என்பதால், அரசியல் சட்டத்திற்கு என்பதால் இதை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, sir. So I rise to oppose this bill as well as the ordinance, because it is the draconian legislation the parliament has seen during the last 6 decades of independence. Sir, it is totally anti-democratic, anti-federal, and it is the authoritarianism of the Union Government of India, the centralization of power. So the ulterior motive, the malafide intention behind is just to curb and distract the proper functioning of a democratically elected government of Delhi. That is the sole political ulterior motive behind this bill. There is nothing merit in this bill. That is why I am strongly opposing this bill. Sir, what is meant by democracy? The populistic definition for the democracy is the government of the people, by the people, and for the people. Sir, what is the content of the bill if you critically examine? This is by the bureaucrats and of the bureaucrats, and for whom? For the union government. It is just to score the political motives and political gains of the government at the center, that too led by BJP. So that is the sole intention behind this bill. A popular government consecutively elected in the assembly. So not only in the assembly election, the local body election also, they have proved their mettle. Who is, the people are with the government, the Delhi government. So if you are having any lapses on the part of the government, there are so many other options by which the government can be corrected. This is not the way by which a government has to be dealt with, a state government has to be dealt with. That is bringing a legislation without amending the constitution. Basic features of the constitution is being taken away, being violated without any justifiable means, without any justifiable reason. And see, sir, how the way in which it is being brought in, it is through the ordinance promulgation. Sir, Article 1, 2, 3 is very clear and specific. Most of the members have already specifically stated in the House, only during the extraordinary, exceptional circumstances by which an ordinance can be promulgated by 1, 2, 3 of the Constitution. Sir, on May 11, 2023, a Supreme Court judgment has come. Within 8 days from the date of pronouncement of the judgment, promulgation of an ordinance have come from His Excellency, the President of India, this ordinance. Sir, what is the exigency and what are the exceptional circumstances by which the ordinance is promulgated? Let the Honorable Minister explain and convince the House. Sir, coming to the federalism, the principles of federalism, in Kesavananda Bharati, since from the Kesavananda Bharati's case, the basic federal character of the Constitution is the foundation of the Constitution. That is being disturbed, so it is unconstitutional, violation of all the basic principles of the Constitution. Sir, coming to the certain provisions of the bill, which has already been laid, which has already been stated by Supriya Suleji and Shashi Tharoorji. Sir, regarding 45C, see, kindly examine the rule-making power is exclusively with the central government. Sir, what is the scope of the state legislative assembly? Sir, rule-making provision is a legislative function of the state. The legislative function of the state is being taken by the union government. Only the union government is having the authority to promulgate rules or pronounce rules or make rules. Then for what the state government? The legislative functions of the state government is being taken away by 45C. Sir, by 45F,
We have seen that 3-member committee which has already been stated so repeatedly said bureaucracy versus democracy. Bureaucracy overrides the democracy. Is it the policy of the BJP? Is it cooperative federalism being pronounced by Honorable Prime Minister always in his speeches? Sir, coming to the, I'm not taking all the 45H. All the powers, transfer, posting, penalty, wages, salary, everything will be determined by making the rules by the union government and the national capital civil authority, it is ultimate body. And sir, the very, very strange fact, I draw the attention of the Honorable Home Minister who is piloting this bill. You may kindly see 45J, nobody has stated it. Sir, even preparing the cabinet note. So you dissolve the government. Why a state government is required, a political executive is required? Even before preparing the cabinet note for the Council of Ministers, that has to be intimated and informed to the Lieutenant Governor. That will be at the discretion of the Lieutenant Governor. What is the collective responsibility of the elected government in a state? Why should it be? Preparation of the cabinet note, transfer, posting, everything being dealt by the Lieutenant Governor means there is no need of an elected government in the state of Delhi. You please dissolve that government and have the administration from the center. That is the best way by which you can rule the country and rule the state of Delhi. Sir, my point is, but there are so many other means by which the government of India can intervene. And Manipur, I am not going to any political issues. This is absolutely a draconian legislation, ultraviolates the constitution. The basic democratic federal principles are being taken away by this legislation. So, sir, I strongly oppose the legislation, the bill, as well as the ordinance, which is lacking bona fides. With these words, I conclude. Thank you very much. Sir. Thank you very much. Sri Hanuman Beniwal ji. बाबू जी महोदय, सदन में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व दोनों पक्षों के वरिष्ठ सांसदों ने इस पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। ये अच्छा होता कि जब सदन चालू हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही बैठ के तय हो जाता तो 15 दिन हमारे खाली नहीं जाते, ऐसे ही चले गए 15 दिन। ये बात तो बैठ के वैसे ही हो जाती। एक मिनट, आप लोग भी साथ थे नहीं चलाने के अंदर, अगली बार तो आप भी नहीं चलाने में थे। एक मिनट, सरोज महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों की तरफ देखें तो ये ध्यान में आया कि इसका उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करना है। इससे केंद्र सरकार को अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यकाल अन्य सेवा शर्तों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्यों के सिलसिले में नियम बनने का अधिकार मिल जाएगा। सरोज महोदय, गृह मंत्री जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या सदन में पढ़कर सुनाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये कहा था कि जो अध्यादेश आप लाए हैं ये गलत है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश लाकर न केवल संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को, आप बात तो करना, बालियान जी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? Address to chair. Hanuman ji, you address to chair. शुरुआत तो करना दो सर। You address. धीरे-धीरे फ्लो में आऊंगा, धीरे-धीरे। नहीं, आपको 3 मिनट है। You have to conclude in 3 minutes. और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को, प्रभाव को भी खत्म किया। और इससे साफ हो गया कि एनडीए की सरकार संविधान, लोकतंत्र, संघीय ढांचे सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। मैं सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश बिल की बारीकियों से न जाकर सरकार की यह बिल लाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को नकारने वाला बिल असंवैधानिक है। अनुच्छेद 239(2) में साफ साफ कहा गया कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में आपके कई सांसद ये दे रहे थे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके अंदर आप पढ़ें कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हो भी सकती है और नहीं भी। ये दिल्ली को भारतीय राज्यों के समान एक सामान्य संघीय इकाई बनाता है, जिससे दिल्ली सरकार को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। सरोज महोदय, हमारा तो इसके अंदर गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये जितनी भी छोटी पार्टियां इस देश के अंदर है, जो आपके एनडीए के एलआई के अंदर भी थी, आप इन छोटी पार्टियों से नहीं डरे। गृह मंत्री जी, ये कहीं न कहीं आपको हमेशा मदद करती रही है, पहले भी हर जगह मदद करती है, इनसे कुछ भी नहीं होगा। सही तो ये होता
क्या विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा नहीं जीतने से परेशान जरूर? एक मिनट साहब, एक मिनट बात तो करना चाहिए। तो सब लोगों ने बोला आधा घंटा भाषण दिया, एक मिनट बात तो समाप्त करना चाहिए मेरी। आप इतना इनका पीछा नहीं करें, क्योंकि आप जितना इनका पीछा करोगे उतनी वापिस जीत के आएंगे, इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना। मेरा इसके अंदर निवेदन था गृह मंत्री जी कि जो सरकार चुनी जाती है वो जनता की सरकार होती है, उस सरकार को काम करने का अधिकार आपको देना चाहिए, बड़ा मन रख के काम करने का अधिकार आप देंगे तो एक खूबसूरत लोकतंत्र कहलाएगा। हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज जुड़े विषय में निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार राज्य को मिले, मेरा ये आपसे आग्रह था। और आपका जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमेशा मैनिफेस्टो ये कहता कि हम स्वतंत्र राज्य का दिल्ली को दर्जा दिलाएंगे, या तो मैनिफेस्टो में आप नहीं कहते, वो झूठा है और यहाँ झूठी बात है। मैं गृह मंत्री जी आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि दिल्ली के हमारे जो भाई सांसद है सारे, और ये मेरा विशेष ख्याल रखते हैं, तो आज इनकी सब जगह पर्ची दे के कह रहे थे कि जैसे गृह मंत्री जी बैठे तब हमारा भाषण कराओ, एक से एक जिद कर रहे थे आप लोग। तो विदुड़ी जी समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। विदुड़ी जी, मनोज तिवारी जी और परवेज वर्मा जी ने अच्छा भाषण दिया तीनों ने। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो एक आध का नंबर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक मिनट, एक लास्ट मेरा सर आग्रह था कि अपने मणिपुर हरियाणा इसकी तरफ भी आप ध्यान दें। गृह मंत्री जी यहाँ बैठे और एनडीए की बैठक गृह मंत्री जी आपने बुलाई, लेकिन लेट बहुत बुलाई, 4.5 साल में याद नहीं है आपकी। और अब की बार तो ऐसे दलों को बुला ले जिनका एक भी एमपी नहीं है, लंबी सूची पड़ गई सोना जी की, एनडीए के अंदर इतने साथी, क्या करोगे इनको बिना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे आग्रह था बेनीवाल जी, बहुत बहुत सरकारों को। श्री सुशील कुमार रिंकू, लास्ट बार समाप्त कर सर, एक मिनट प्लीज, लास्ट समाप्त कर रहा हूँ, कुछ इधर भी तो वार करूंगा मैं। एक मिनट लास्ट मेरा ये था साहब, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात बार बार चल रही है, ये सही बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया था और खुद के ही मंत्रियों को जेल के अंदर डाला था, ये सही बात है उस समय भी, और कई सरकारों को मतलब बर्खास्त किया और 22 बार सही राष्ट्रपति शासन। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मिले में हम तो ये कहेंगे, दोनों मिले रिंकू और हम अलग। रिंकू जी, सुशील कुमार रिंकू जी। सर ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ मैं समझदा कि इस संविधान के उत्ते पूरी चोट है, संघीय ढांचे के उत्ते पूरी चोट है। ये बिल है जिहड़ा बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। सो मेरी बेनती है कि बहुत सारे इत्थे साथियों ने मेरे पार्टी के जिहड़े मुख मंत्री है उन्हां बारे कई तरह दीयां गल्लां कीतियां। किसी ने यह कहा कि अफीम का नशा करके पंजाब तो इत्थे आके गल्लां करते हैं। सर मैं दसना चाहना कि पंजाब है जिहड़ा पूरे देश नूं जिहड़ा अन्न दिंदा अनाज भरदा। सो पंजाब है जिहड़ा सिर पंजाब दे विच 3 करोड़ की 3.5 करोड़ की आबादी है और दिल्ली दे विच 2.5 करोड़ की आबादी है। दिल्ली की जिहड़ी पुलिस है वो केंद्र के कंट्रोल दे विच है। पर मैं गल बड़े शर्म दे नाल कह सकदा कि पंजाब नालों वध नशा जिहड़ा दिल्ली दे विच विक रिहा, दिल्ली दे विच वध मौतां जिहड़ियां पंजाब नाल हो रहीआं। सर अगर जिहड़ा मुख मंत्री दिल्ली दे विच आके बिजली फ्री दिंदा, हैल्थ सिस्टम नूं सुधारदा, एजुकेशन है सर ਉਹਦਾ ਮਿਆਦ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
32,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 13,000 ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ मैं और मेरी पूरी पार्टी ਇਹਦਾ डट के विरोध करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय भीम, जय भारत। ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर। माननीय सभापति महोदय, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद संसद में चर्चा हो रही है। चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे जो भी मजबूरी हो, मगर जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए संसद बना है, आज उसके मकसद को पूरा होते हुए देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, अधीर रंजन चौधरी से लेकर सुशील कुमार रिंकू तक 26 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। किसने पक्ष में बात करी, किसी ने विपक्ष में बात करी, किसी ने पार्टी लाइन पर बात करी, किसी ने अपने मन की बात करी, परंतु आज चर्चा हुई, इसका मुझे आनंद है। मेरा एक छोटा सा सवाल है ये विपक्ष के सारे मित्रों को कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर ये सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे। माननीय अध्यक्ष, हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है, मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। माननीय अध्यक्ष जी, खैर उनका जो कारण हो, मणिपुर उनका एब्सेंट रहने का कारण नहीं है। मैंने पहले दिन से यहां कहा है, जितनी लंबी चर्चा करनी हो मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, उनको प्रॉब्लम एक ही है कि जनता के मन में भ्रांति खड़ी कर दी जाए। मैं उनको बताता हूं कि जनता है जो सब जानती है, कभी भ्रांति खड़ी नहीं होती है। आज आपने अपने आप को यहां पर एक्सपोज कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा को मैंने सुना, प्रेमचंद्रन जी से लेकर सारे लोग जो विषय पर बोले, मैंने ध्यान पूर्वक नोट भी पढ़े हैं, सुना भी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर से मैं एक बार कहता हूं
कि सदन जनता को गुमराह करने की जगह नहीं है। सारे लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के? कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है, और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के कामकाज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे। 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे, आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अधिकार उसके तहत अनुच्छेद 239 ए 3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मैं फिर भी आज मैं समझता हूं कि आप लोग समझकर ही बोले होंगे, समझते हैं, मगर पॉलिटिकली बोले होंगे, मगर मैं ऐसा समझकर बोलता हूं कि आप नहीं समझे होंगे। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी क्षेत्र, ये संविधान में अलग अलग एंटिटी है। अब राज्य की दुहाई, अभी किसी सदस्य ने कहा कल को आप किसी भी राज्य से, भाई नहीं हो सकता। राज्य के काम में दखल नहीं हो सकती। यहां दखल इसलिए कर सकती है संसद क्योंकि 239 ए 3B के अंदर इस संसद को आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब अधिकार दिया हुआ है। और अभी किसी को लगता है मेरे अधिकार कम है, तो चुनाव लड़ने से पहले आर्टिकल 239 ए 3B पढ़ना चाहिए था। अब पढ़े नहीं, लड़ लिए और कहते मेरे अधिकार कम है। मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, सारे विपक्षी दलों को इतना ही कहना चाहता हूं, साहब 1993 में राज्य बना, 93 से 15 तक इसी नियमों के अनुसार उस वक्त भी सर्विस केंद्र सरकार के हाथ में ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन किया और इंटरप्रिटेशन कर ये भी कहा कि अगर आपको सर्विस हाथ में लेनी है तो कानून बनाना पड़ेगा, जो अभी हम कर रहे हैं। तो 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी, समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर है, भाई झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हो। और रूल्स बनाने के पावर के बारे में किसी सदस्य ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल्स बनाने के अधिकार, जो एक्ट बनाने का जिसके पास अधिकार है उसी के पास रूल्स बनाने के अधिकार रहते हैं। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है, तो एक्ट के रूल बनाने का अधिकार, ये बेसिक समझ का विषय है। कैबिनेट नोट का सवाल किया, इसमें भी आप इसको गलत भ्रांति खड़ी कर रहे हो। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कैबिनेट नोट आज भी कोई भी राज्य हो, आप लोग की कई राज्य में सरकार है, वहां कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिव की साइन से ही कैबिनेट में जाती है। फाइल पर मंत्री की अप्रूवल होती है। यहां पर क्या होता था, जब घपले घोटाले वाली कैबिनेट नोट हो, सचिव के पास जाती ही नहीं थी, मुख्य सचिव के पास जाती ही नहीं थी। मंत्री के सिग्नेचर से पहली बार मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में, माननीय अध्यक्ष जी, कोई कैबिनेट नोट गई है ऐसा सुना है, मंत्री के सिग्नेचर से कभी। रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता था, रूल्स के हिसाब से चले, उसके लिए ये रूल्स बनाने पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार दिल्ली का इतिहास जरूर बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1953 में फजल अली कमीशन का गठन हुआ। उसने अपना प्रतिवेदन 1955 में दिया। उसके पहले
पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी बनी। उसके बाद 56 में संविधान संशोधन कर यूनियन टेरिटरी की अवधारणा आई। इसके साथ साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 57 नगर नियम अधिनियम लागू कर दिया गया और 87 में जब सरकार या कमेटी बनी उसके बाद दिल्ली को राज्य देने का निर्णय किया गया। 249A के तहत इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लिया गया। मैं एक जो रिपोर्ट है इसका कोट भी पढ़ना चाहता हूं। पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ा, आम्बेडकर जी को पढ़ा। श्री रिंकू जी आम्बेडकर जी को कह रहे थे कि आम्बेडकर की भावना के खिलाफ काम करे हो। अध्यक्ष जी, बालकृष्ण रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा, मैं कोट अनकोट कहता हूं, दिल्ली की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली, कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। संविधान में संशोधन के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में ये बात को रिपोर्ट को कोट किया और उन्होंने कहा कि बालकृष्ण समिति ने पूरे विश्व की राजधानियों की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणालियों का अध्ययन करके ये प्रस्तुत किया है जिसका हम पालन कर रहे हैं। और उस वक्त गृह मंत्री कांग्रेस के थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जब एक उंगली हमारे सामने करते हो तो 3 उंगली आपके सामने होती है। और मैं तो कहता हूं उस वक्त उचित ही किया था और आज हम जो कर रहे हैं वो ही उचित ही कर रहे हैं। इसलिए आप, जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता हूं, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात आई कि वे अध्यादेश क्यों लेकर आए। मैं बताना चाहता हूं कि 11/5/2023 को संविधान पीठ ने एक फैसला दिया। अब संविधान पीठ के फैसले को कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वो फैसला कहता है, इन वे संविधान पीठ ने 2 जजों की खंडपीठ का, बेंच का गाइडेंस किया है। फाइनल निर्णय 2 जज की बेंच ने करना है। वो अभी डेट लगी भी नहीं है, मैटर लगी भी नहीं है। 11/5/23 को जजमेंट आया और 11/5/23 को ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने, मंत्री ने एक परिपत्र घोषित कर दिया अपने सिग्नेचर से। फिर से मैं कहता हूं, परिपत्र सचिव करते हैं, यहां मंत्री करते हैं। आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद तैनात किए जा सके, सचिव सेवाएं की तैनाती, मतलब सर्विस जो देखते हैं वो सचिव की तैनाती के लिए नोट प्रस्तुत किया जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करना बाकी, इन प्रिंसिपल निर्णय किया है। इसके पर 2 जजों की बेंच ने निर्णय करना है, इसको घोषित करना है। आप अमल करने कर दी, सोशल मीडिया में घोषणा कर दी
कि सेवा विभाग के सचिव श्री आशीष माधेराव मोरे का ट्रांसफर कर दिया गया है। ध्यान देने की बात है कि ये जो मैं कह रहा हूं वो फिर से पढ़ रहा हूं। 11/5/23 के निर्णय के पैरा 165 में न्यायालय की नियमित बेंच को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था, जो अभी बैठी ही नहीं थी। शाम को ही इन्होंने तो इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया। इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस मंत्री जी ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता विजिलेंस कमिश्नर को के सचिव है विजिलेंस के, उसको रिपोर्ट न करिए, रिपोर्ट मत करिए। क्यों? अभी जजमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब कारण कहता हूं, इसलिए न करना का किया जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं बताता हूं। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के सतर्कता विभाग को सबसे पहले क्यों निशाना बना गया? अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने की पानी की चिंता करेगा, साफ सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा। इन्होंने विजिलेंस की चिंता करी। बोलो, प्रायोरिटी को देखिए साहब, इनके साथी की विजिलेंस की चिंता करी। भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाले था? मैं बताता हूं। क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बना गया, माननीय अध्यक्ष जी, कि इसमें बहुत सारी संवेदनशील फाइलें बंद पड़ी थी। कौन सी फाइलें थी? कौन सी फाइलें थी? जरा आप ध्यान से सुनना भाई। जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्गुमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था, इसका ओपिनियन जो देना था, वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं। शीश महल की फाइल दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी सतर्कता विभाग में थी। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैर कानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई। वो फाइल भी विजिलेंस में थी। BSES जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और BYPL कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया। उनको 21,000 करोड़ लेना है, वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया। इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अब ये सारी फाइलों के लिए माननीय अध्यक्ष जी, सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया। और ये हमारे दल, मैं तो नहीं मानता सारे दल इसका समर्थन करते होंगे ऐसे काम के, मगर गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल ये सतर्कता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, एक कहा कि भाई सत्र बुलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, सभी दलों की कहीं ना कहीं पार्टियां रही। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपने असेंबली, एक भी असेंबली ऐसी दिखी है जिसका सत्र अवसान ही न हो? माननीय अध्यक्ष जी, सत्र आहूत होता है, आप सत्र अवसान यहां करते हो, राष्ट्रपति महोदया साइन करती है, सत्र का अवसान होता है, नए सत्र का फिर से आहूत किया जाए। एक असेंबली देश में ऐसी है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की, जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है, चालू ही रहती है। और जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर देते हैं। सत्र का अवसान ही नहीं होता है। मान्य देखिए, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने?
मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। और देश की जनता को ये सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का, जो मजबूरी है बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी, 4 बैठकें करी, वो बजट सत्र था, मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है बजट पारित करना है। और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की हमारे विपक्षी दल के मित्र, कौन से अधिकार भाई, विधानसभा बुलानी है नहीं है? ओवैसी जी आप मुगालते में हैं, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है, इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब कैबिनेट बैठक पर आता हूं। 2022 के लिए 2022 में सिर्फ 6 कैबिनेट बैठक बुलाई गई, सिर्फ 6 ही बैठक पूरे साल में। इसमें से 3 बैठक बजट संबंधी थी और 1 बैठक एक कंपनी को फायदा करने के लिए बुलाई गई। तो एक चुल में देखे तो 2 बैठक बुलाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, 2023 में 2 ही बैठक अब तक बुलाई गई है, दोनों बैठक बजट के लिए। अब ये कैबिनेट की बात कर रहे हैं भैया, कैबिनेट बुलाते नहीं है, वही तकलीफ है दिल्ली की जनता को, ये तो बुलाते ही नहीं कैबिनेट। हम तो चाहते हैं कैबिनेट बुलाया जाए। अब किसका समर्थन कर रहे हो? गठबंधन करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए, हम भी चलाते हैं, मगर ऐसे एक भी बिल में चर्चा नहीं करना और इसमें खड़े हो जाना। माननीय अध्यक्ष जी, शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने के लिए विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करके, इसमें भी कोर्ट ने स्ट्रिक्चर किया। केग का रिपोर्ट 2 साल से सदन में नहीं रखते हैं, संवैधानिक प्रोविजन है। आप हमें संविधान सिखाते हो, जरा आपके साथी को सिखा दो कि केग के रिपोर्ट को आप छुपा नहीं सकते हो। 2 साल से साहब केग का रिपोर्ट नहीं छुपा, सदन के पटल पर नहीं रखते। बोलो क्या ये संवैधानिक प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष जी, RRTS, एम्स, UER, IIT दिल्ली, इस जैसी संस्थाओं के 13 परमिशन वहां लंबित है, नहीं देते हैं। उनको डर है कि ये सब होगा है तो मोदी जी बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। मैं इनकी सरकार चलाने का तरीका बताता हूं माननीय अध्यक्ष जी। 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए 2016 के एक अधिनियम बनाए, देश के सारे राज्यों ने, इवन DMK ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, परंतु दिल्ली नहीं करता है क्योंकि उनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 2013 से जो सिविल सर्विस बोर्ड की हमने रचना की, इसको लेकर ये आगे गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने और आपके माध्यम से देश की जनता को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये अध्यादेश और बाद में अब जो बिल में कन्वर्ट हो रहा है वो विधेयक लेकर मैं आया हूं, ये संपूर्णतया संविधान सम्मत है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मारन जी पूछ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी,
भाई ये भी खड़े हो गए, मैं क्या करूं? एक पर ये भी खड़े हो गए। सदन की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय गृह मंत्री जी। मैं क्या माननीय, हाँ आप क्या बोल रहे थे? 2G 5G पे समझौता बहस नहीं हो रही यहाँ पे। Sir, I want to submit, sir, through you, sir. Through you, sir, I want to submit one thing before the House and the Honorable Home Minister and other members of the Parliament in the other side, adversary benches. As far as 2G is concerned. No. माननीय गृह मंत्री जी। 2G 3G माननीय 2G 3G में बहस नहीं हो रही। नो कुछ नहीं बोला। नो लगाया है। आप क्यों 2G पे नाम नाराज हो रहे हो? अरे 2G पे नाराज पे इतना नाराज क्यों जाते हो? देखो पुरानी बातों को लेके मत चलो। वो 2G अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर नहीं है, बता दीजिए इनको। देखिए वो रिकॉर्ड पे नहीं है। आप क्यों रिकॉर्ड पे लाना चाहते हो बात? अरे ऑनरेबल मेंबर वो रिकॉर्ड में नहीं है, आप क्यों रिकॉर्ड में लाना चाहते हो बात? ऑनरेबल मेंबर वो रिकॉर्ड में नहीं है। ओके नो रिकॉर्ड। ओके माननीय गृह मंत्री जी। नो रिकॉर्ड मिस्टर बालू। वो रिकॉर्ड में नहीं गया, क्यों रिकॉर्ड में लाना चाहते हो उसको बिना काम में? बिराजी गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बालू जी, चलो आप कहेंगे जब 2G 3G पे चर्चा करा लेंगे, अभी गृह मंत्री जी की चर्चा करने दो। हाँ जी मैं करता हूँ बाद में। ओके बालू जी रिकॉर्ड पर नहीं है, प्लीज। रिकॉर्ड पर नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में, माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पेशेंस के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते। भाई, कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर निहित स्वार्थनीतिक उद्देश्यों के कारण न भाषण देने चाहिए, न वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं, शुरू में भी कहा था हम लोग कि ये अध्यादेश लाकर केंद्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है। ये संघवाद की बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को दिल्ली सरकार को जो अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया है। सर, यही हमारा मोटा मोटी यही हमारा ये सरकार के खिलाफ प्रश्न है कि सर एक मिनट, नहीं हुआ, ये कब बोलने दीजिए सर। आपने बोल तो लिया, क्या बोला था? नहीं, ये तो रेस्पॉन्ड करने का अधिकार है सर, ये रेस्पॉन्ड करने का अधिकार है। सर एक मिनट, अमित शाह जी, आप इतने सारे हमें भाषण सुनाया, ये लगा कि आप चुनावी मोड में आ गए। मुझे ऐसा उम्मीद थी कि कम से कम आज की तारीख में जब मणिपुर की बात आपने जिक्र किया, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के मुद्दे में क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मणिपुर में सरकार नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई शासन नहीं है। विषय पर बात कीजिए। संकल्प के समय जब आपका भाषण दिया था, जब आपने बहुत सारी बात बिना विषय के बोली, मैंने कोई आपत्ति नहीं की थी। प्रश्न ये कि अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संकल्प को स्वीकृत किया गया है। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में सामाजिक संकल्प अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। कुछ मान्य सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने अपने संशोधन दिए, परंतु वे सभी इस समय सभा में उपस्थित नहीं है। अगर सभा की सहमति हो तो मैं सभी खंडों को सभा में निर्णय के रख लूं।
प्रश्न है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। हाँ वालों पक्ष में खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने, विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। आप इनके सदस्य के संबंध में प्रस्ताव रख रहे थे ना? ये जो आम आदमी पार्टी के श्री रिंकू थे, इन्होंने कागज फेंक के वेल में आके